ओके, लेट्स स्टार्ट और थर्ड चैप्टर। चैप्टर जो है ये प्रोटोकॉल्स एंड मॉडल्स के बारे में है। व्हाट आर नेटवर्क प्रोटोकॉल्स और कौन से मॉडल्स हैं जिनके थ्रू हमारी नेटवर्क कम्युनिकेशन हो रही होती है। तो ये बेसिकली हमारे CCNA 1 का चैप्टर 3 या मॉड्यूल 3 है। इसमें हम लोग जो कम्युनिकेशन के रूल्स होते हैं उनको स्टडी करेंगे। जो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स अवेलेबल हैं जो हम यूज़ कर रहे होते हैं डे टू डे में नेटवर्क कम्युनिकेशन के लिए, उनको देखेंगे। डिफरेंट प्रोटोकॉल सूट्स अवेलेबल हैं जो कि हम आगे एक्सप्लोर करेंगे। और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ओवरऑल इन प्रोटोकॉल्स को इस्टेब्लिश करती हैं और उसकी नेटवर्क की इंटरऑपरेबिलिटी को हैंडल कर रही होती हैं, उनको हम देखेंगे। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है TCP/IP रेफरेंस मॉडल और OSI मॉडल के बारे में। OSI रेफरेंस मॉडल के बारे में ये आप ने इम्पोर्टेंट है आपकी ओवरऑल, जहाँ कहीं भी आप किसी जगह भी एग्ज़ाम देते हैं, इंटरव्यूज़ होते हैं आपके, या कोई भी नेटवर्क से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो आपको इन एनी केस इस टॉपिक में से कुछ ना कुछ ज़रूर आएगा। तो दूसरा इनकैप्सुलेशन का प्रोसेस है, इसको हम देखेंगे। और लास्ट में हम ये देखेंगे कि हम नेटवर्क के रिसोर्सेज को जब एक्सेस कर रहे होते हैं तो किस तरह से होस्ट कम्युनिकेट करते हैं दूसरे होस्ट के साथ ओवर द लोकल एरिया नेटवर्क। ओके, और हमारा जो ऑब्जेक्टिव कह लें, इस एक क्लास एक्टिविटी है, ये बेसिकली ऑनलाइन एक्टिविटी है। अगर हम इसमें कम्युनिकेशन सिस्टम डिज़ाइन करने की कोशिश करें तो हमें क्या करना पड़ेगा। तो हम इसको अगर प्रोटोकॉल्स के कॉन्टेक्स्ट में देखें, इसकी कुछ वीडियोस आपके कोर्स कंटेंट में अवेलेबल हैं। कम्युनिकेशन के फंडामेंटल्स की बात करें तो कम्युनिकेशन में नेटवर्क्स कैन वेरी इन साइज। सबसे पहली बात यह है कि नेटवर्क्स जो होते हैं वो डिफरेंट साइज़ के हो सकते हैं और उनकी डिफरेंट लेवल ऑफ कम्प्लेक्सिटी हो सकती हैं। कुछ नेटवर्क्स बहुत सिंपल होते हैं, जस्ट लाइक एक स्मॉल ऑफिस का नेटवर्क है, उसमें 5 यूज़र्स हैं, कुछ डिवाइसेस हैं, सर्वर है, प्रिंटर है, तो उसकी कम्प्लेक्सिटी कम होगी। लेकिन जैसे जैसे डिवाइसेस नंबर ऑफ़ डिवाइसेस इंक्रीज़ होंगी तो कम्प्लेक्सिटी भी बढ़ेगी। दूसरा ये है कि जो डिवाइसेस हैं, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि डिवाइसेस वो डिफरेंट वेंडर्स की हो सकती हैं। जैसे आपके पास लैपटॉप है वो HP ने बनाया, किसी के पास लैपटॉप है वो डेल वालों ने बनाया हुआ है। इसी तरह किसी के पास ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो विंडोज़ है, किसी के पास मैकिन्टॉश है, किसी के पास लिनक्स है। तो डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स हो सकते हैं। जब ये डिफरेंट एंड डिवाइसेस कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगी तो वी मस्ट हैव अ कम्युनिकेशन सिस्टम जो कि आपस में इंटरऑपरेबल हो। तो अगर हम कोई भी कम्युनिकेशन सिस्टम की बात करते हैं तो हमारे पास उसके 3 बेसिक एलिमेंट्स आ जाते हैं। फर्स्ट वन इज़ द सोर्स, कि हु इज़ द सोर्स ऑफ दिस कम्युनिकेशन। लाइक मैं एक आपको SMS भेजता हूँ, तो SMS में सोर्स मैं हूँ और रिसीवर आप हैं, तो मुझे मेरे पास अपना एक नंबर होगा और मेरे पास आपका नंबर होगा, जो भी हमारा सिम नंबर या मोबाइल नंबर होगा, इसके ऊपर मैं आपको ये मैसेज सेंड करूँगा। नेक्स्ट, थर्ड इम्पोर्टेंट चीज़ द मीडिया। तो जो मीडिया या कनेक्टिविटी होगी वो हमारे उस मैसेज को कम्युनिकेट करवाएगी सोर्स से डेस्टिनेशन के दरमियान। तो ये 3 बेसिक एलिमेंट्स हैं किसी भी कम्युनिकेशन के। देयर शुड बी अ सोर्स, देयर शुड बी अ डेस्टिनेशन और देयर शुड बी अ मीडियम। तो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स के बारे में अगर हम बात करें तो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स बेसिकली जितने भी हमारे कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स हैं वो गवर्न करते हैं हमारी कम्युनिकेशंस को। गवर्न करना क्या होता है कि वो रेगुलराइज करते हैं कि आपने कब मैसेज भेजना है, कैसे मैसेज भेजना है, डेस्टिनेशन को कैसे मेंशन करना है, फ्लो कंट्रोल कैसे करना है। तो ये सारी चीज़ें हमारी जो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स हैं वो गवर्न करते हैं। प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, ये भी सॉर्ट ऑफ एप्लीकेशंस हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, सेट ऑफ रूल्स हैं जिनको हम यूज़ करते हुए सोर्स से डेस्टिनेशन पे डेटा सेंड करते हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा कि जो कॉमन हमारे प्रोटोकॉल्स इस टाइम पे कम्युनिकेशन में यूज़ हो रहे हैं वो कौन से हैं। एट दिस स्टेज हम ये कह रहे हैं कि प्रोटोकॉल्स आर द रूल्स ऑफ द कम्युनिकेशन। और इसी तरह ये जो रूल्स हैं ये वेरी करते हैं प्रोटोकॉल टू प्रोटोकॉल। लाइक अगर मैं कहूँ कि जी मैं अगर उर्दू में बात कर रहा हूँ तो मेरी लैंग्वेज उर्दू है,
तो मेरा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल थोड़ा सा डिफरेंट होगा। अगर मैं पश्तो में बात करूँगा तो शायद मेरी थोड़ी सी पिच और टोन मेरी शायद थोड़ी सी डिफरेंट हो, मेरा स्टाइल। जैसे ब्रिटिश इंग्लिश और जो आपकी यूएस की इंग्लिश है, इसमें थोड़ा सा एक्सेंट का डिफरेंस है। तो जो भी आप प्रोटोकॉल यूज़ करेंगे वो उसके जो रूल्स हैं वो वेरी कर सकते हैं। अगर हम रूल इस्टेब्लिशमेंट की बात करें, कोई भी कम्युनिकेशन हम करना चाह रहे हैं, मैं आपके साथ ये वेबएक्स के थ्रू कम्युनिकेट कर रहा हूँ, ये हमारा मीडियम है, इसके थ्रू हम लेक्चर्स कर रहे हैं। तो इसके कम्युनिकेशन रूल्स क्या हैं कि जब मैं बात कर रहूँगा तो आप लोग अपना माइक अनम्यूट नहीं करेंगे या नहीं कर सकेंगे। अगर आपने क्वेश्चन करना है तो आपने चैट में करना है। तो हमने ये रूल्स इस्टेब्लिश किए हैं कि हमारी जो कम्युनिकेशन होगी, जो ऑनलाइन लेक्चर्स होंगे, उनके ये रूल्स हैं। अगर मैं इनको और आसान कहूँ तो हमारी कन्वर्सेशन के रूल्स हैं। तो इसी इसी को हम जनरली स्पीकिंग हम प्रोटोकॉल कहते हैं कि ऑनलाइन टीचिंग का प्रोटोकॉल क्या होगा, ऑनलाइन टीचिंग के रूल्स क्या होंगे, ऑनलाइन टीचिंग का वे क्या होगा, मीडियम कौन सा होगा, किस सॉफ्टवेयर के थ्रू हम कम्युनिकेट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें मिल के हमारे प्रोटोकॉल्स और रूल्स को इस्टेब्लिश कर रहे होते हैं। ओके, अगर हम इन दो मैसेजेस को देखें तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा कि हमारे कम्युनिकेशन रूल्स क्या हैं। अब मैं इसको पढ़ता हूँ। ह्यूमंस कम्युनिकेशन बिटवीन गवर्न रूल्स, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। क्या ये वेरी डिफ़िकल्ट सही लिखा हुआ है? इसके बीच में स्पेस होना चाहिए था। टू अंडरस्टैंड को इसने जोड़ के लिख दिया। तो यहाँ पे इश्यूज आते हैं जब आप कॉमन रूल्स को फॉलो नहीं करते, इंग्लिश राइटिंग के रूल्स फॉलो नहीं कर रहे, यहाँ पे स्पेस होनी चाहिए, तो प्रॉब्लम आएगा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ से आगे जाता हूँ, मैसेजेस दैट आर नॉट करेक्टली फॉर्मेटेड एंड डू नॉट फॉलो द एस्टैब्लिश रूल्स एंड प्रोटोकॉल्स। आगे की बात देखें, एस्ट्रो या ग्रामेटिका द लिंगुआ, क्या आपको समझ आ रही है? डेफिनेटली मुझे भी नहीं आ रही, क्योंकि ये प्रॉब्ली स्पेनिश है या फ्रेंच है। तो अगर हम कम्युनिकेट करना चाहते हैं, वी मस्ट बी ऑन द सेम लैंग्वेज, कि हम सेम सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करें और सेम हमारे पास लैंग्वेज हो। तो अगर मैं यहाँ से आगे फॉर एग्जांपल स्पेनिश में शुरू हो जाऊँ तो आपको कभी समझ नहीं आएगी, आप लोग कहेंगे कि दिस कम्युनिकेशन इज़ नॉट वर्किंग, ये कम्युनिकेशन सिस्टम हमारे साथ सही नहीं चल रहा। तो इसको हम फॉर्मलाइज कैसे करते हैं? हम पहले से ही एडवांस में रूल्स बना के शेयर कर देते हैं, तो बोथ हैंड्स, सोर्स एंड डेस्टिनेशन, कॉमन लैंग्वेज और कॉमन प्रोटोकॉल पे आ जाता है। सो प्रोटोकॉल्स मस्ट अकाउंट फॉर द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स। तो जब भी हम प्रोटोकॉल के बारे में बात करेंगे तो उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं? एन आइडेंटिफाइड सेंडर एंड रिसीवर, वी मस्ट हैव एन आइडेंटिफाइड सेंडर। तो आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? सेंडर को हम कोई ना कोई नाम, नंबर, कोई ना कोई ऐसी चीज़ हम उसको असाइन कर देते हैं। तो लाइक हमारे पास आइडेंटिफाइड सेंडर, जैसे अगर मैं पाकिस्तान में रहता हूँ तो मेरी जो आइडेंटिफिकेशन है वो सबसे पहले मेरा CNIC नंबर है। पूरे पाकिस्तान में ये आइडेंटिफिकेशन है। और अगर मैं अपनी मोबाइल कम्युनिकेशन की बात करूँ तो मेरा जो मोबाइल नंबर है, सेल नंबर है, वो मेरा आइडेंटिफिकेशन है। तो आप मेरे साथ मुझे आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस नंबर के थ्रू, या मुझे कम्युनिकेट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं इस नंबर के थ्रू। इसी तरह रिसीवर की साइड पे भी आइडेंटिफिकेशन होती है। कंप्यूटर्स की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर्स के केस में हमारे पास IP एड्रेसेस होते हैं। तो IP एड्रेसेस या मैक एड्रेसेस होते हैं। ये हम आगे इसी कुछ नेक्स्ट स्लाइड्स में हम देखेंगे कि इन IP एड्रेसेस को कैसे हम लोग यूज़ करते हैं अपने कंप्यूटर्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो प्रोटोकॉल्स या कम्युनिकेशन के लिए भी आइडेंटिफाइड सोर्स और आइडेंटिफाइड रिसीवर होना चाहिए। कॉमन लैंग्वेज एंड ग्रामर, तो जो हमारे रूल इस्टेब्लिशमेंट है वो ये कहता है कि जो प्रोटोकॉल आप यूज़ करें उसमें कॉमन लैंग्वेज यूज़ करें, ताकि सोर्स और डेस्टिनेशन, ये जो दो हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दो के दरमियान जो भी कम्युनिकेशन हो तो वो एक कॉमन लैंग्वेज पे हो। लैंग्वेज हम ह्यूमंस के केस में उर्दू, इंग्लिश, पश्तो है, लेकिन कंप्यूटर्स के केस में दैट शुड बी द, जो हमारी रूल्स हैं वो सेम होने चाहिए दोनों साइड पे, और जो उसकी अंडरस्टैंडिंग है डिफरेंट कमांड्स की या डिफरेंट मैसेजेस की, वो भी सेम होनी चाहिए। तो जो हम जैसे कोई भी प्रोग्रामिंग करते हैं तो हम एक सेंटेक्स फॉलो करते हैं, तो दूसरी साइड पे भी सेंटेक्स सेम होना चाहिए। एक इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है कि स्पीड और टाइमिंग ऑफ डिलीवरी जो है वो सेम होनी चाहिए। तो आप जिस स्पीड पे डेटा सेंड करेंगे एक कंप्यूटर से
दूसरे कंप्यूटर पे, तो आपको पता होना चाहिए कि रिसीवर उतना डेटा उतनी स्पीड से रिसीव भी कर सकता है। वो टाइमिंग ऑफ डिलीवरी है कि आपने कब ट्रांसमिट करना है। अगर वो आपको ट्रांसमिट कर रहा है तो क्या आप भी उसको ट्रांसमिट कर सकते हैं, टू वे कम्युनिकेशन हो सकती है नहीं हो सकती। तो डिफरेंट टाइप ऑफ टोपोलॉजीज में हमें डिफरेंट डिलीवरी मेथड्स हम यूज़ करते हैं। तो कंफर्मेशन एंड एक्नॉलेजमेंट एक और रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ह्यूमंस में भी हम जब बात करते हैं तो हेलो करते हैं, तो वी वेट फॉर द हेलो फ्रॉम द अदर साइड। तो हेलो इज अ सॉर्ट ऑफ प्रोटोकॉल टू गेट द कंफर्मेशन कि दूसरी साइड पे हमारा रिसीवर ऑनलाइन आ चुका, हमारे साथ कनेक्ट हो चुका है। तो डिफरेंट कंफर्मेशंस और एक्नॉलेजमेंट से हम सिंक्रोनाइज करते हैं अपनी कम्युनिकेशन को। फॉर एग्जांपल आप डेटा सेंड करते हैं और कंफर्मेशन का या एक्नॉलेजमेंट का वेट करते हैं, तो जैसे ही वो डेटा रिसीव हो जाता है तो आप फर्दर डेटा भेजते हैं। तो इस तरह की कम्युनिकेशन जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो हम अपने नेटवर्क प्रोटोकॉल्स में भी इस्टेब्लिश करते हैं। अच्छा, इसके बाद मैसेज की इनकोडिंग। अगर हम प्योरली कंप्यूटर टर्म्स में प्रोटोकॉल्स को डिस्कस करें तो मैसेज शुड बी इनकोडेड, एक ऐसी इनकोडिंग स्कीम यूज़ की जाए जो कि दोनों साइड के ऊपर सोर्स और डेस्टिनेशन है। फॉर एग्जांपल ये मेरा सोर्स कंप्यूटर है और ये मेरा डेस्टिनेशन कंप्यूटर है और ये ईथरनेट पे आपस में नेटवर्कड हैं। तो यहाँ पे जो इनकोडिंग स्कीम होगी जिसके थ्रू आपके डिफरेंट बिट्स ट्रांसमिट होंगे, जिसको नॉर्मली हम लोग, अगर आप जिन लोगों को थोड़ा आइडिया है इसका मैनचेस्टर इनकोडिंग, तो वो उनको पता होगा कि हम एक स्पेसिफिक इनकोडिंग स्कीम यूज़ करते हैं सिग्नलिंग के लिए। तो काइंडली आप अपना वेब कैम अगर ऑफ कर दें। मोइज़ अहमद, काइंडली अपना वेब कैम ऑफ कर दें। मोइज़, अपना वेब कैम ऑफ कर दें, थैंक यू। मैसेज फॉर्मेटिंग एंड इनकैप्सुलेशन। अगर आप मैसेज की फॉर्मेट को देखें तो हमें पता होता है कि ये जो मैसेज है इसके इस पोर्शन में हेडर होगा, इस पोर्शन में एक्चुअल डेटा होगा और इसके अंदर कितने बिट्स का सोर्स एड्रेस होगा, कितने बिट्स का डेस्टिनेशन एड्रेस होगा। ये हमारा ओवरऑल मैसेज का फॉर्मेट होता है और हम उसको इनकैप्सुलेट करते हैं, जिसको आगे हम फर्दर भी एक्सप्लोर करेंगे। देन मैसेज का एक फिक्स साइज़ होता है। नॉर्मली नेटवर्क के ऊपर जितने मैसेजेस जा रहे होते हैं वो एक फिक्स साइज़ के होते हैं। ये नहीं है कि आप एक मैसेज भेजें तो वो 2 बिट्स का होगा और दूसरा मैसेज जो है वो 200 बिट्स का होगा। तो ये एक स्पेसिफिक हमारे पास साइज़ होता है, इसको हम MTU साइज़ कहते हैं। नेक्स्ट आएगा हमारा मैसेज की टाइमिंग, कि हमने कब मैसेज ट्रांसमिट करना है। तो अगर नेटवर्क है और इसके ऊपर और भी डिवाइसेस हैं और भी कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं, तो हमें ये देखना होगा कि हम कब किस डिवाइस के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं और किस फॉर्मेट में हम डेटा डिलीवर कर सकते हैं। इनकोडिंग को अगर हम थोड़ा सा और एक्सप्लेन करें तो इनकोडिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इंफॉर्मेशन इनटू अनदर एक्सेप्टेबल फॉर्मेट। यहाँ से मैं जैसे बात कर रहा हूँ उर्दू में और इसको मेरा कंप्यूटर ट्रांसलेट करता है या कन्वर्ट करता है कि वो नेटवर्क के ऊपर वाईफाई के थ्रू इंटरनेट पे ट्रांसमिट हो सके। तो बीच में जो डिवाइसेस आ जाती हैं वो आ जाती हैं इनकोडर्स और ट्रांसमिटर्स। नॉर्मली आपका नेटवर्क इंटरफेस कार्ड ही इनकोड कर रहा होता है एज पर नेटवर्क टोपोलॉजी या टाइप ऑफ नेटवर्क। जैसे वाईफाई में वाईफाई का नेटवर्क इंटरफेस कार्ड यूज़ किया जाता है, उसकी सिग्नलिंग का तरीका हो रहा है, उसका मीडियम वायरलेस है। इसी तरह अगर आप ईथरनेट में लैन कनेक्टिविटी पे हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो सिग्नलिंग का सिस्टम होगा वो थोड़ा डिफरेंट होगा। तो हमारे पास डिकोडिंग जो है वो रिसीवर साइड पे होती है, ताकि जो मैसेज ट्रांसमिट किया गया है रिसीवर उसको रिसीविंग साइड पे रिसीव कर सके। यार अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप चैट में क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आखिर में क्वेश्चंस के आंसर कर सकूंगा, अदरवाइज हम रुक जाएंगे और ये काफ़ी लंबा लेक्चर हो जाएगा। तो मैं इसीलिए थोड़ा क्वेश्चंस की तरफ नहीं जा रहा कि हम एक ये वाला चैप्टर जल्दी जल्दी कवर कर लें। इसकी एक लैब है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम कर लें, फिर आई एम अवेलेबल टिल 5। जिस किसी को भी कोई क्वेश्चन होगा डेफिनेटली वो मेरे साथ वॉइस, मैं उनका माइक भी ओपन करके आपसे क्वेश्चंस डेफिनेटली ज़रूर ले लूँगा। अच्छा, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैसेज है। तो मैसेज शुड बी फॉर्मेटेड इस तरह, इस फॉर्मेट में होना चाहिए कि रिसीवर उसको अंडरस्टैंड कर सके। लाइक हम कहते हैं वो इस लैंग्वेज उस एप्लीकेशन का होना चाहिए जो यहाँ पे वो एप्लीकेशन भी वो चल रही हो। तो इनकोडिंग का प्रोसेस आ गया। उसके बाद ट्रांसमिशन मीडियम को आप एक्सेस करते हैं और उसके ऊपर आप अपना डेटा ट्रांसमिट कर देते हैं। देन कम्स रिसीवर।
रिसीविंग साइड के ऊपर भी उस सिग्नल को रिसीव करके डिकोड किया जाता है और देन उस मैसेज को एक्चुअल एप्लीकेशन की तरफ फॉरवर्ड कर दिया जाता है। जैसे मैं यहाँ से लाइव आपके साथ सेशन कर रहा हूँ, तो आपकी साइड पे स्पीकर्स या हेडफोन्स के थ्रू आप मैसेज आपको मिल रहा है और उसी फॉर्मेट में मिल रहा है जिस फॉर्मेट में मैं आपको यहाँ से सेंड कर रहा हूँ। बीच में डिफरेंट इनकोडिंग और डिफरेंट मीडियम्स यूज़ किए जा रहे हैं। सो मैसेज फॉर्मेटिंग और एनकैप्सुलेशन की हम थोड़ी सी बात करें तो व्हेन द मैसेज इज सेंट इट मस्ट यूज अ स्पेसिफिक फॉर्मेट और स्ट्रक्चर। तो ये जो है ओवरऑल ये हमारा मैसेज का एक स्ट्रक्चर है। जैसे अगर हम टाइप ऑफ दैट प्रोटोकॉल की बात करें तो इसके लिए हमने कुछ नंबर ऑफ बिट्स रिजर्व कर दिए हैं कि हम इन बिट्स में बताएंगे कि कौन सा टाइप ऑफ पैकेट आ रहा है। ट्रैफिक की क्लास क्वालिटी ऑफ सर्विस के लिए होती है, फ्लो कंट्रोल के लिए फ्लो लेबल्स यूज़ किए जाते हैं। इसी तरह पे लोड का लेंथ है कि आपका एक्चुअल डेटा कितना है। इसी तरह नेक्स्ट हेडर है कि इसके बाद नेक्स्ट हेडर किस कौन सा पैकेट आ रहा है। हॉप लिमिट होती है जिसको हम TTL भी आगे हम इसको देखेंगे। सोर्स का IP एड्रेस है, डेस्टिनेशन का IP एड्रेस है और नेक्स्ट इज़ योर एक्चुअल डेटा। तो ये आपका सॉर्ट ऑफ आपके मैसेज का फॉर्मेट होगा। अगर हम नॉर्मली जो मैसेजेस भेजते हैं या लेटर्स भेजते हैं किसी कंपनी को, तो वो मैसेजेस जो हैं वो भी हम फॉर्मेट करते हैं एज़ पर आर जो हमारी तरीका है। जैसे हम सेंडर का एड्रेस मेंशन करते हैं और इसी तरह रेसिपेंट का एड्रेस होता है कि किसने भेजा है और किसकी तरफ भेजा है, उसका स्ट्रीट एड्रेस क्या है, उसकी स्टेट क्या है, उसका स्पेसिफिक कोई पोस्टल कोड है तो वो हम मेंशन कर देते हैं। नेक्स्ट जो है वो मैसेज का साइज़ है। मैसेज आप ऐसा नहीं है कि अपनी मर्ज़ी से, मैं जैसे पहले कहा था कि आप मतलब 2 MB का एक मैसेज बना लें और उसको ओवर इंटरनेट ट्रांसमिट कर दें। तो मैसेजेस सेगमेंट्स के फॉर्मेट में स्पेसिफिक साइज़ में ट्रांसमिट होते हैं। ये वेरी करता है डिफरेंट मीडियम्स के ऊपर कि वो किस तरह से मैसेजेस को साइज़ अप कर रहे हैं। लेकिन इंटरनेट के ऊपर नॉर्मली जो एक पैकेट सेंड होता है वो 1500 बाइट्स का होता है। 1500 बाइट्स का आपका एक पैकेट जा रहा होता है। तो आप अगर बहुत सारा डेटा भी भेजेंगे तो ये मल्टीपल सेगमेंट्स बन के जा रहे होंगे। ओके, मैसेज टाइमिंग जो है वो उसमें दो कंसेप्ट आते हैं। जब भी तीन कंसेप्ट हैं। एक है फ्लो कंट्रोल कि मैसेज आपने कब भेजना है और कितना भेजना है। फॉर एग्जांपल आप एक 1 GB का एक फ़ाइल ट्रांसमिट करना चाह रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप 1 GB आप ही डेस्टिनेशन को भेजेंगे, मे बी वो डेस्टिनेशन कहीं और से कोई और फाइल भी डाउनलोड कर रहा हो। तो देयर शुड बी अ मैकेनिज्म जिसको हम फ्लो कंट्रोल कहते हैं, वो मैनेज कर रहा होगा डेटा रेट को। ये एक डायनामिक सिस्टम है, जस्ट लाइक हम आगे TCP में देखेंगे कि डायनामिकली हम लोग ये सारी चीज़ें चैप्टर बाय चैप्टर आगे आ रही हैं। जैसे मॉड्यूल 4 है, मॉड्यूल 5 है, मॉड्यूल 6 है, 7 है। हर मॉड्यूल में हम इन्हीं टॉपिक्स को डिटेल से डिस्कस करेंगे। एट दिस स्टेज वी आर जस्ट इंट्रोड्यूसिंग कि अगर आप एक प्रोटोकॉल या सेट ऑफ रूल्स की बात करते हैं तो वो कैसे काम कर रहे होंगे। अच्छा, दूसरा आपके पास होता है रिस्पांस टाइम आउट। जब भी हम कोई बात करते हैं या कोई मैसेज भेजते हैं, देन वी वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स और मिनट्स के हमें उसका रिस्पांस आ जाए। जस्ट लाइक आप फ़ोन कॉल मिलाते हैं, आप कहते हैं हेलो एंड यू वेट फॉर सम रिस्पांस, और जब तक वहाँ से रिस्पांस नहीं आता तो आप तब तक अपनी बात शुरू नहीं करते। आपको कोई मैसेज देना था, आपने वो शुरू नहीं किया, लेकिन यू आर वेटिंग फॉर सम रिस्पांस। तो अगर आपको रिस्पांस नहीं आता तो आप रीट्राई करते हैं, रिकॉल करते हैं। तो यहाँ पे नेटवर्क में भी ऐसे ही मैसेजेस जब सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे होते हैं तो उनका रिस्पांस टाइम आउट देखा जा रहा होता है कि कितने टाइम में उसका रिप्लाई आना चाहिए था। अगर नहीं आया तो वो रीट्रांसमिट करेंगे। एक्सेस मेथड जो है वो बेसिकली यूज़ किया जाता है। ये क्योंकि जो हमारे अर्ली नेटवर्क्स होते थे वो शेयर्ड नेटवर्क्स होते थे, शेयर्ड मीडियम यूज़ किया जाता था, तो वहाँ पे कोलिजन्स के बहुत इशू थे। फॉर एग्जांपल ये एक शेयर्ड मीडियम है और इसके ऊपर बहुत सारी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं। तो होगा ये कि अगर ये डिवाइस इसको कुछ ट्रांसमिट कर रही है और ये भी इसको ट्रांसमिट करना चाहती है तो यहाँ पे डेटा कोलाइड कर जाएगा। तो शेयर्ड मीडियम है तो इस वजह से यहाँ पे हमें इश्यूज आते थे। लेकिन अब आजकल के जो स्विचिंग है इसमें कोलिजन के चांसेस बहुत कम हैं। हाँ, वायरलेस में हो सकता है, स्टिल पॉसिबल है। वायरलेस के अंदर सिग्नल्स की के ऊपर इंटरफेरेंस और क्रॉस टॉक और इस किस्म के इश्यूज हो सकते हैं, एक्सटर्नल इंटरफेरेंस भी हो सकती है। तो हम मैसेजेस को उसका जो एक्सेस मेथड है उसको फॉर्मुलाइज करते हैं कि हम किस तरह से मैसेजेस की कोलिजन को प्रिवेंट कर सकें
और हमारी एक सक्सेसफुल डिलीवरी पैकेट्स की हो सके। अच्छा, टाइप ऑफ डिलीवरीज क्या हो सकती हैं, मैसेज किस तरह से हम डिलीवर कर सकते हैं। वन कॉमन वे जो है हमारा है दैट इज़ यूनिकास्ट ट्रांसमिशन। तो यूनिकास्ट में हम 1 to 1 कम्युनिकेट करते हैं। वन डिवाइस है, जस्ट लाइक मैं यहाँ से आपको दिखा रहा हूँ कि ये एक सोर्स है और ये हमारे पास उसका डेस्टिनेशन है। तो ये डिवाइस इसको कुछ डेटा ट्रांसमिट कर रही है ओवर नेटवर्क, दिस इज कॉल्ड यूनिकास्ट कम्युनिकेशन। तो सेकंड वन इज द मल्टीकास्ट कम्युनिकेशन, दिस इज कॉल्ड वन टू मैनी कम्युनिकेशन। तो अगर आप इसमें देखें तो ये आपका सोर्स है और ये दो डिवाइसेस जो हैं ये इसकी डेस्टिनेशन है। तो अगर आप कोई वीडियो स्ट्रीम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास क्रिकेट मैच चल रहा है और आपने वहाँ पे स्ट्रीमिंग का सॉफ्टवेयर लगाया हुआ है और ये वाला यूज़र और ये यूज़र भी आपकी इस वीडियो स्ट्रीम को सेम टाइम पे देख रहा है जो आप स्ट्रीम कर रहे हैं, तो आप मल्टीकास्ट कर रहे होंगे सेम टाइम पे। इसकी भी स्क्रीन पे वही विजुअल्स जा रहे होंगे और इसकी स्क्रीन पे भी जा रहे होंगे। इसी तरह बहुत सारे और प्रोटोकॉल्स हैं जो कि मल्टीकास्ट कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। राउटिंग प्रोटोकॉल्स भी मल्टीकास्ट करते हैं। ब्रॉडकास्ट एक और तीसरी किस्म की कम्युनिकेशन है, वन टू ऑल। इसमें आप सोर्स हैं और आप रिकॉर्डलेस के अब आपके नेटवर्क पे कितनी डिवाइसेस हैं, आप सारी डिवाइसेस को सेम टाइम पे एक मैसेज भेजना चाहते हैं, कोई एक पैकेट सेंड करना चाहते हैं, तो दिस इज कॉल्ड ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन। अच्छा, IPv6 में हमारे पास जो हम आगे भी देखेंगे एनीकास्ट की कम्युनिकेशन भी आती है, यहाँ पे ब्रॉडकास्ट नहीं होती IPv6 में। तो आपसे क्वेश्चन कहीं भी हो सकता है कि यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट होती है, तो IPv6 में क्या ब्रॉडकास्ट होती है या नहीं होती, तो ब्रॉडकास्ट IPv6 में नहीं होती, वहाँ पे एनीकास्ट है। ओके, इसमें भी वही था। यूनिकास्ट क्या है, दिस इज वन टू वन कम्युनिकेशन, मल्टीकास्ट वन टू मैनी कम्युनिकेशन है और ब्रॉडकास्ट वन टू ऑल कम्युनिकेशन है। चलिए वापस हम अपने प्रोटोकॉल्स के टॉपिक पे आते हैं। तो व्हाट आर प्रोटोकॉल्स। तो नेटवर्क प्रोटोकॉल डिफाइंस अ कॉमन सेट ऑफ रूल्स, यही हमारा बेसिक क्या डेफिनेशन है। तो प्रोटोकॉल्स हमारे सेट ऑफ रूल्स होते हैं और दे कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन सॉफ्टवेयर। हम इन प्रोटोकॉल्स को सॉफ्टवेयर में भी इम्प्लीमेंट करते हैं, बाज़ औक़ात ये हार्डवेयर में भी इम्प्लीमेंटेड होते हैं, बाज़ औक़ात दोनों में भी होते हैं। तो कम्युनिकेशन डिवाइस के ऊपर डिपेंड करता है, कम्युनिकेशन सिस्टम पे डिपेंड करता है कि वो प्रोटोकॉल कहाँ पे डिज़ाइन कर रहा है। प्रोटोकॉल्स हैव देयर ओन फंक्शंस, फॉर्मेट्स एंड रूल्स। तो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं तो उनके अपने फंक्शंस हो सकते हैं, उनका अपना तरीकाकार हो सकता है, उसका अपना फॉर्मेट हो सकता है, उसके अपने रूल्स हो सकते हैं। ओके, प्रोटोकॉल ओके, नेक्स्ट हम जाते हैं नेटवर्क प्रोटोकॉल फंक्शंस क्या हैं जी। कॉमन जो नेटवर्क प्रोटोकॉल्स के फंक्शन हैं, जैसे एड्रेसिंग एक फंक्शन है, रिलायबिलिटी को मैनेज करना उसका एक और फंक्शन है, फ्लो कंट्रोल करना एक फंक्शन है, सीक्वेंसिंग एक फंक्शन है, एरर डिटेक्शन एक फंक्शन है, एप्लीकेशन को इंटरफेस करना ये उसका एक फंक्शन हो सकता है। तो अब यही बेसिकली जब हम इंटरनेट की बात करते हैं तो इंटरनेट के ऊपर TCP/IP प्रोटोकॉल सूट है, तो इसमें डिफरेंट फंक्शंस जो हैं वो इम्प्लीमेंट किए गए हैं डिफरेंट सब प्रोटोकॉल्स के थ्रू। इसी यही जो बात अभी मैं कर रहा था कि हमारे पास डिफरेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं। जैसे हम इंटरनेट के ऊपर वेब पेजेस एक्सेस करते हैं, हम वेब सर्वर को रिक्वेस्ट करते हैं और वो हमें एक वेब पेज रिटर्न करता है, उसका एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है और उसमें कुछ कंटेंट हमें रिसीव हो रहा होता है। तो वो क्या होता है कि जैसे हम प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे हैं HTTP, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो वो तमाम पेजेस जो हैं वो हमारी HTTP प्रोटोकॉल के थ्रू हमें एक्सेसिबल होते हैं। जस्ट लाइक आप लोग फेसबुक ओपन करते हैं, आप लोग और कोई वेबसाइट्स ओपन करते हैं, तो ये सारी थ्रू आपकी HTTP एक्सेस हो रही होती है। ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल्स की बात करें तो TCP हमारा एक बहुत ही कॉमन प्रोटोकॉल है, पूरी ओवरऑल हर जगह नेटवर्क्स में इंटरनेट के ऊपर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल ही यूज़ किया जाता है। इसके थ्रू इंडिविजुअल कम्युनिकेशंस को मैनेज किया जाता है और गारंटीड डिलीवरी होती है और इसमें ये फ्लो कंट्रोल को भी मैनेज करता है कि कितना डेटा कब ट्रांसमिट करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है इंटरनेट प्रोटोकॉल, IP प्रोटोकॉल। तो ये हमें जो हमारे सेंडर और रिसीवर के दरमियान ग्लोबली ओवर द इंटरनेट कम्युनिकेशन है, उसके लिए ये प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है, इसीलिए इसको इंटरनेट प्रोटोकॉल कहते हैं। और आगे हम मेरा ख्याल है चैप्टर शायद 10 में देखेंगे कि आपकी ये IP प्रोटोकॉल के अंदर और फर्दर क्या डिटेल्स हैं। इसी तरह आपके अगर लोकल एरिया नेटवर्क में देखें तो ईथरनेट एक प्रोटोकॉल है, इसके थ्रू आपका जो एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है वो दूसरे डिवाइस के नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के साथ कम्युनिकेट करता है यूजिंग स्विच और डायरेक्ट कम्युनिकेशन।
तो ये हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटोकॉल्स हैं। प्रोटोकॉल सूट्स की बात करें तो हमारे पास डिफरेंट सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स हैं, उनको हम मिला के कहते हैं कि हमारे पास एक प्रोटोकॉल सूट है। तो प्रोटोकॉल सूट में क्या होता है, ग्रुप ऑफ इंटर रिलेटेड प्रोटोकॉल्स होते हैं, जैसे टीसीपी, यूडीपी, आईपी इंटर रिलेटेड प्रोटोकॉल्स हैं, तो हम इनको ग्रुप अप करके एक प्रोटोकॉल सूट बना लेते हैं और ये डिफाइन कर रहे होते हैं सेट ऑफ रूल्स। इनमें लेयर्ड स्ट्रक्चर हो सकता है प्रोटोकॉल सूट में कि फॉर एग्जांपल पहले जो आपका मैसेज जाएगा वो किसी एप्लीकेशन प्रोटोकॉल के पास जाएगा, नेक्स्ट में वो किसी ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल के पास जाएगा और उससे आगे नेक्स्ट। नाजिया शबीर इज़ रेजिंग हैंड अगेन अगेन अगेन। काइंडली आप चैट में क्वेश्चन कर दें अगर कोई इशू है। नाजिया शबीर, आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो काइंडली चैट में अगर आप क्वेश्चन कर दें। ओके यार, एक मिनट हम देख लेते हैं, मे बी देयर इज सम इशू। ओके यार, चैट में ईथरनेट की समझ नहीं आई, अगर आप फिर से बता। ओके, नो इशू यार, अभी थोड़ा पैनिक नहीं करना, बहुत ही हमारे बहुत सारे टॉपिक्स आगे जो है ना डिटेल में आएंगे, बिल्कुल बहुत ज़्यादा डिटेल्स में हम जाएंगे। अभी जो मैं ये चैप्टर बता रहा हूँ ये चैप्टर 3 है और इसमें हम जस्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि आपके प्रोटोकॉल्स किस किस्म के हो सकते हैं, क्यों प्रोटोकॉल्स हैं, वाई वी आर हैविंग दीज प्रोटोकॉल्स। तो ईथरनेट को भी हम आगे फर्दर में पूरा चैप्टर होगा, पूरे चैप्टर में डिस्कस करेंगे और उस पर भी कोई क्वेश्चन आता है तो आप डेफिनेटली क्वेश्चन कर सकते हैं। ये सारे जितने आपके सामने लिखे हुए हैं ये सारे हम वन बाय वन चैप्टर बाय चैप्टर डिस्कस करेंगे। हमजा असलम इज रेजिंग हैंड। हमजा काइंडली चैट कर दें। ओके, दैट्स गुड। हमजा यार, आप अगर रेज हैंड करेंगे तो मेरे पास नोटिफिकेशन आता है और मैं रुक जाता हूँ, तो इट्स बेटर कि आप चैट में क्वेश्चन डाल दें अगर कोई और, या टू मैनी पीपल आर रेजिंग हैंड। तो मैं ओके हम क्वेश्चन आंसर जो हैं डेफिनेटली एंड पे ही करेंगे, तो आप लोग अपने क्वेश्चंस अपने पास लिख लें या चैट में डाल दें, तो मैं इनको एंड पे ज़रूर आंसर करूँगा। मेरे पास बहुत टाइम है, टिल अफ्तारी में यहीं पे अवेलेबल हूँ, तो आप लोग बिल्कुल, मैं नहीं जाऊँगा यार, आप टेंशन नहीं लेनी। यस, एक रेलेवेंट क्वेश्चन आया है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन प्रोटोकॉल एंड एल्गोरिथम, हम इसको आंसर करके हम आगे जाएंगे। अच्छा, तो प्रोटोकॉल्स हमने कहा कि सेट ऑफ रूल्स हैं, तो व्हाट आर एल्गोरिदम्स। तो एल्गोरिदम बेसिकली एक प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक होती है कि आप एक प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। लाइक बेसिक एग्जांपल है, एवरीवन, ये हर कोई ये एग्जांपल देता है, चाय बनानी है, हाउ वी कैन, हम किस तरह से चाय बना सकते हैं। तो चाय के लिए आपको पानी चाहिए, पत्ती चाहिए, चीनी चाहिए, वट जो उसके इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपने उसके अंदर डालने हैं, पर ऐसा नहीं है कि आपने एक ही टाइम पे सारी चीज़ें डाल के उसको चूल्हे पे रखना होता है। तो चाय बनाने का जो एल्गोरिदम है वो ये कहता है कि स्टेप 1 जो होगा वो ये होगा, स्टेप 2 जो होगा वो ये होगा। नॉर्मली फॉर दीज फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स वी डिफाइन एल्गोरिदम्स, वी डिफाइन द स्टेप्स। और रूल्स की अगर हम बात करें तो वो ये है कि जैसे मैं आपको कहता हूँ कि चूल्हा कितना आपने तेज़ करना, अगर आप बहुत तेज़, आपने स्टेप्स तो वही फॉलो किए लेकिन उसको बहुत ज़्यादा हैवी फायर के ऊपर रख दिया तो आपको डबल नुकसान होगा, चाय भी नहीं बनेगी और जल भी जाएगी। ठीक है, तो प्रोटोकॉल भी ये बताता है कि आपने किस रूल को फॉलो करना है, तो किस तरह से, किस फॉर्मेट में उस चीज़ को एग्जीक्यूट करना है। तो एल्गोरिदम्स आर स्टेप्स, एल्गोरिदम्स किन किन स्टेप्स को किसके बाद कौन सा स्टेप आएगा। तो प्रोटोकॉल्स आर लाइक, आप जनरली प्रोटोकॉल्स के अंदर भी आपके एल्गोरिदम्स होते हैं। ये मैं आपको बता, जैसे आप में एक प्रोटोकॉल है OSPF, तो OSPF हमारा एक राउटिंग प्रोटोकॉल है। अब ये ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट राउटिंग का प्रोटोकॉल है, बट इसके अंदर इसका अपना एल्गोरिदम है जिसको हम कहते हैं SPF, शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट एल्गोरिदम। तो आपके पास इसी तरह डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिदम है, डिफरेंट एल्गोरिदम्स हैं जो किसी भी प्रोटोकॉल के अंदर इंटीग्रेटेड हो सकते हैं। तो लेट्स कंटिन्यू, हम अपना वही टॉपिक वहीं से कंटिन्यू करते हैं और जहाँ से हमने छोड़ा था। ओके, एवोल्यूशन ऑफ प्रोटोकॉल सूट्स।
जनरली स्पीकिंग तो आपके पास बहुत सारे प्रोटोकॉल सूट्स अवेलेबल हैं, जो कि मुख्तलिफ टाइम्स में लोगों ने डेवलप किए और उनको इंट्रोड्यूस किया, यूज़ किया। अगर मैं इस साइड से स्टार्ट करूं तो नोवेल नेटवेयर लाइक 90s का एक बहुत ही सक्सेसफुल नेटवर्क कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल सूट था। इसमें डिफरेंट एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल से जैसे NDS, SPX, IPX और इसी तरह नेटवर्क एक्सेस पे ईथरनेट या ERP, वायरलेस लैन वगैरह ये आ जाते हैं। तो ये जो नोवेल नेटवर्क प्रोटोकॉल सूट था ये डिफाइन करता था कि एप्लीकेशन लेयर कैसे काम करेगी, ट्रांसपोर्ट लेयर कैसे काम करेगी, इंटरनेट लेयर कैसे काम करेगी। इसी तरह अगर आप एप्पल कंपनी को देखें, मैकिन्टॉश ऑपरेटिंग सिस्टम को देखें, तो इसका अपना प्रोटोकॉल सूट था। जैसे एप्लीकेशन लेयर पे ये प्रोटोकॉल चल रहा था, इसी तरह नेट ट्रांसपोर्ट लेयर के प्रोटोकॉल थे और इंटरनेट लेयर के प्रोटोकॉल्स थे। तो ये भी काफ़ी अरसे तक चलता रहा। उसके बाद ISO स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, इसने 7 लेयर्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया कि जो भी आप कम्युनिकेशन ओवर द नेटवर्क, ओवर द इंटरनेट करेंगे तो आपकी 7 लेयर्स में ये कम्युनिकेशन होगी। तो इसने अपने प्रोटोकॉल्स इंट्रोड्यूस कराए। इनमें से कईयों के नाम आपने कभी नहीं सुने होंगे क्योंकि ये मार्केट में कभी इतना ज़्यादा पॉपुलर हुए नहीं। इनमें से कुछ प्रोटोकॉल्स जो हैं वो जैसे CLNS और CLNP और इस तरह के प्रोटोकॉल्स इंटरनेट लेयर पे यूज़ होते रहे हैं, लेकिन बहुत कम प्रोटोकॉल्स हैं जो ISO ने खुद डेवलप किए और उनको मार्केट में अभी तक यूज़ किया जा रहा। तो ये जो हैं ये प्रोटोकॉल सूट्स हैं जिन्होंने अपने प्रोटोकॉल, सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स या बंडल ऑफ प्रोटोकॉल्स इंट्रोड्यूस किए। तो फोर्थ वन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एज ए नेटवर्क स्टूडेंट या एज ए नेटवर्क इंजीनियर, अगर आप को ये नहीं पता कि इंटरनेट के ऊपर कौन सा प्रोटोकॉल सूट चल रहा है या किसके थ्रू इंटरनेट चल रहा है, तो यार इसको आपने ज़रूर बहुत डिटेल से पढ़ना है। इसके ऊपर TCP/IP के ऊपर बुक्स भी लिखी गई हैं, इसके ऊपर काफ़ी बड़ी वीडियो सीरीज़ भी दी गई हैं कि आप इसको समझें। तो हम भी ये जो पढ़ेंगे इस 7 लेयर्स को बेसिकली हम नहीं पढ़ेंगे, हम इसका 4 लेयर्स का जो सेटअप है हम उसको पढ़ेंगे, TCP/IP का। तो इसमें हमारे पास एप्लीकेशन लेयर होती है, ट्रांसपोर्ट लेयर होती है, इंटरनेट लेयर होती है और नेटवर्क एक्सेस लेयर होती है। ये बेसिकली ये जो 4 चीज़ें मैंने बताई हैं ये इस प्रोटोकॉल सूट के हिसाब से हैं। तो यही हमारा आजकल का जो सक्सेसफुल मॉडल है, सक्सेसफुल सूट है, इंटरनेट जिसके ऊपर चल रहा है वो यही प्रोटोकॉल सूट है। तो अब इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट को कौन मेंटेन कर रहा है, कौन इसकी डेवलपमेंट, कौन इसकी अपग्रेडेशन कर रहा है, इसको कौन मेंटेन कर रहा है, तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, IETF। मैं वैसे आपको ये बता दूं कि जो आपका कल या परसों एक हम ऑनलाइन क्विज करेंगे वो ये 3 चैप्टर्स की बेस पे होगा। वो एक फॉर्मल क्विज होगा, आप अपने पास घर से ही आप उसी तरह से अटैम्प्ट करेंगे जैसे आप बाकी असाइनमेंट्स अटैम्प्ट कर रहे थे। उसमें आपकी बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वो इन चीज़ों के बारे में हैं। तो आपने ये वाली जो लेक्चर है इसको ज़रा देख लेना है। मैं इसीलिए आज इसको लाइव सेशन में इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि हम इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हो तो हम कर सकें। तो आपको ये पता होना चाहिए जनरली स्पीकिंग कि इंटरनेट ये जो TCP/IP है इसको कौन मेंटेन कर रहा है, तो इसको IETF मेंटेन कर रहा है। दूसरा हमारे पास था ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, OSI, और इसको किसने बनाया, इसको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ISO ने बनाया। और इसके साथ ITU है, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। ये दोनों मिल के हमारा ISO ये जो रेफरेंस मॉडल है इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। प्रोप्राइटरी सूट रिलीज बाय एप्पल। अच्छा एक चीज़ और देखें, ये जो हैं ये स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स हैं, यूनिवर्सल हैं, पूरी दुनिया में यूज़ हो रहे हैं। आप कोई भी एप्लीकेशन, आप कोई भी ख़रीदेंगे डिवाइस, फॉर एग्जांपल स्मार्टफोन ख़रीदते हैं, आप कोई iPhone ख़रीदते हैं, कोई एंड्रॉयड फ़ोन ख़रीदते हैं, आप कोई मैकबुक ख़रीदते हैं, आप देखोगे कि उसके अंदर TCP/IP प्रोटोकॉल सूट पहले से इंस्टॉल्ड होगा। अगर ये ना हो तो आप इंटरनेट के साथ कम्युनिकेट ही नहीं कर सकेंगे, क्योंकि इंटरनेट का अगर बैकबोन प्रोटोकॉल कहें तो वही ये TCP/IP प्रोटोकॉल सूट ही है जिसके थ्रू डेटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट होता है। ये जो OSI रेफरेंस मॉडल है ये सॉर्ट ऑफ रेफरेंस मॉडल है। अभी तक इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन बहुत कम है, बट ये डिफ़ाइन बहुत अच्छा करता है कि जो नेटवर्क के फंक्शन है वो किस लेयर पे कौन सा फंक्शन होता है। जो एप्पल टॉक था ये प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल था, ये सिर्फ मैकिन्टॉश ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलता था, तो इसी वजह से ये बाद में फिर
समझ लें कि ऑब्सोल्यूट भी हो गया या ये नहीं यूज़ किया जाता पूरी वर्ल्ड वाइड या एज ए बैकबोन नहीं यूज़ किया जाता क्योंकि ये प्रोप्राइटरी था। ये सिर्फ एप्पल की जो डिवाइसेस थी उनके ऊपर ये अवेलेबल है। इसी तरह नॉवल नेटवर्क ये भी प्रोप्राइटरी सूट था और सिर्फ नॉवल के ही पीसीज के ऊपर और नेटवर्क्स के ऊपर ये काम करता था, तो इसी वजह से ये ऑब्सोल्यूट भी कर गया। तो टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल सूट की तरफ हम वापस आएँ तो टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल सूट में डिफरेंट लेयर्स हैं, जैसे एप्लीकेशन लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर है, इंटरनेट लेयर है और नेटवर्क एक्सेस लेयर है। तो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हो सकते हैं, जैसे HTTP एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल है, TCP IP ट्रांसपोर्ट लेयर का प्रोटोकॉल है, IP जो है वो हमारा इंटरनेट प्रोटोकॉल है और ईथरनेट जो है वो बेसिकली दिस इज़ नॉट पार्ट ऑफ TCP। ये जो नीचे वाला हिस्सा है जिसको हम नेटवर्क एक्सेस कह रहे हैं, ये कोई ईथरनेट हो सकता है, वाईफाई हो सकता है, वाइड एरिया नेटवर्क में कोई सीरियल इंटरफेस हो सकता है। तो हम जो TCP IP की बात करेंगे वो यहाँ से अपर लेयर्स में कम्युनिकेट कर रहा होता है। अच्छा, और थोड़ी डिटेल्स में हम जाएं टीसीपी की, तो यहाँ पे देखें डिफरेंट एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल हैं। जैसे आप इंटरनेट के ऊपर आईपीज नहीं लिखते, लाइक आपको फेसबुक ओपन करना है तो आप अपने क्रोम या इंटरनेट एक्सप्लोरर में जाके लिखते हैं facebook.com, ठीक है। तो facebook.com जो है वो एक नेम है। तो ये जो प्रोटोकॉल डीएनएस है वो इसको रिजॉल्व करता है, इसका आईपी एड्रेस, और आपकी कंप्यूटर को बताता है कि इसका आईपी ये है। तो अगर आपके कंप्यूटर में डीएनएस की कॉन्फ़िगरेशन नहीं होगी तो आपका नेम बेस्ड कम्युनिकेशन नहीं हो सकती। फिर नेक्स्ट देखें तो बहुत सारे और प्रोटोकॉल हैं जिनको हम नेटवर्क प्रोटोकॉल्स कहते हैं, जो कि होस्ट कॉन्फ़िगरेशन के लिए यूज़ करते हैं। जैसे DHCP है, डायनामिक आईपी एड्रेसेस असाइन करने के लिए, इसी तरह DHCP का वर्जन 6 है, और स्टेटलेस ऑटो कॉन्फ़िगरेशन IPv6 में यूज़ किया जाता है। और नेक्स्ट अगर ईमेल की बात करें तो ईमेल में डिफरेंट प्रोटोकॉल हैं, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, POP है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, और IMAP डिफरेंट, ये 3 टाइप ऑफ प्रोटोकॉल्स यूज़ किए जाते हैं कॉमन ईमेल सर्वर्स के अंदर। फाइल ट्रांसफ़र की बात करें तो FTP, SFTP, TFTP डिफरेंट फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल्स हैं। वेब सर्विसेज में HTTP कॉमन है, HTTPS जितनी भी आप सिक्योर साइट्स एक्सेस करते हैं वो HTTPS के ऊपर होस्टेड होती हैं। इसी तरह रेस्ट के थ्रू भी डिफरेंट वेब कम्युनिकेशन की जा रही होती है। ये IoT वगैरह में आपको जो कम्युनिकेशन होती है ये लाइट वेट प्रोटोकॉल है। इसी तरह अगर हम ट्रांसपोर्ट लेयर के प्रोटोकॉल्स की बात करें तो TCP है, दैट इज़ कनेक्शन ओरिएंटेड, और UDP है, दैट इज़ कनेक्शन लेस। इंटरनेट लेयर की बात करें तो IPv4 है हमारे पास, IPv6 है, और नेटिंग है। डिफरेंट प्रोटोकॉल्स इस लेयर पे भी काम कर रहे होते हैं। राउटिंग प्रोटोकॉल्स की बात करें तो OSPF, BGP, EIGRP डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल भी नेटवर्क लेयर के ऊपर या इंटरनेट लेयर के ऊपर काम कर रहे होते हैं। देन कम्स नेटवर्क एक्सेस लेयर। ऑफिशियली ये TCP IP प्रोटोकॉल सूट का पार्ट नहीं है, जैसे मैंने पिछली स्लाइड पर कहा, इसके ऊपर भी डिफरेंट प्रोटोकॉल्स चल रहे होते हैं। क्योंकि टॉपिक हमारा प्रोटोकॉल से चल रहा है तो यहाँ पे ARP प्रोटोकॉल हो सकता है, ईथरनेट हो सकता है, वायरलेस लैन, डिफरेंट डेटा लिंक लेयर के प्रोटोकॉल हो सकते हैं। अच्छा, जब हम कोई कम्युनिकेशन इनिशिएट करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, एक्चुअली वी हैव अ डेटा। जैसे अगर ये क्लाइंट है और ये कोई वेब पेज रिक्वेस्ट करता है, ये एक वेब पेज है, और जब ये रिक्वेस्ट करता है तो ये बेसिकली एक रिक्वेस्ट मैसेज भेज देता है इस सर्वर को। तो इसमें एक्चुअल जो डेटा में इसकी रिक्वेस्ट होती है, और ये थ्रू फिर इसको फर्दर आगे TCP प्रोटोकॉल का हेडर लगता है, और फिर उसके बाद IP का हेडर लगता है, और फिर उसके बाद ईथरनेट का हेडर लगता है, और इन डिफरेंट प्रोटोकॉल से गुजरने के बाद ये वेब सर्वर के पास ये रिसीव हो जाता है। ये वेब सर्वर आपके अपने नेटवर्क में भी हो सकता है, और ये वेब सर्वर ओवर द इंटरनेट भी हो सकता है। तो अगर ओवर इंटरनेट है तो डिफरेंट डिवाइसेस से ये गुजर के जाएगा। सर्वर के पास जब ये रिसीव होता है, या मीडियम के ऊपर हम देखें तो ये इस तरह का कोई 0101 का एक बिट पैटर्न होता है, या इनकोडिंग कोई ना कोई हो रही होती है जिसके थ्रू ये दूसरी साइड पे रिसीव होता है। अगर सर्वर रिस्पॉन्ड बैक करता है तो आपके पास उसी तरह से उसका डेटा आ जाता है, उसका TCP का प्रोटोकॉल डिटेल्स आ जाती हैं, IP की आ जाती हैं, इथरनेट की आ जाती हैं, और फाइनली यू रिसीव दिस, और आपके पास आपके इंटरनेट एक्सप्लोरर में ये वाला वेब पेज डिस्प्ले हो जाता है। तो इस सारे प्रोसेस में बहुत सारी इनकैप्सुलेशन और बहुत सारी डी इनकैप्सुलेशन हो रही होती है। इनकैप्सुलेशन कहते हैं पैकेट्स को डिफरेंट हेडर्स में इनकैप्सुलेट करके एक PDU बनाया जाता है, प्रोटोकॉल डेटा यूनिट बनाया जाता है, और फिर उसको आगे ट्रांसमिट किया जाता है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि देखें, TCP ने अपनी डिटेल्स ऐड करनी है, IP ने अपनी डिटेल्स ऐड करनी है, और ईथरनेट ने अपनी डिटेल्स ऐड करनी है।
और उससे रिलेटेड कोई भी फंक्शन परफॉर्म करना है। तो हम जब सोर्स से सेंडर की तरफ भेज रहे होते हैं तो हम कहते हैं कि वी आर इनकैप्सुलेटिंग आर डेटा, और जब हम रिसीवर साइड पर रिसीव करते हैं तो वी आर डी इनकैप्सुलेटिंग, और हम एक्चुअल डेटा को बीच में से निकाल रहे होते हैं। ये हम आगे फिर डिस्कस भी करेंगे। ओपन स्टैंडर्ड्स की बात करें तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, IEEE है, IETF है, इंटरनेट असाइन नंबर अथॉरिटी है, ITU है, ICANN है, और इसी तरह TIA है। ये डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि इंटरऑपरेबिलिटी को देख रही होती हैं, कंपटीशन जो चल रहा होता है डिफरेंट प्रोटोकॉल्स के दरमियान, इनोवेशन जो आ रही होती है उस चीज़ को स्टैंडर्डाइज करती हैं। तो ये जो स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन हैं जैसे IEEE है, ये वेंडर न्यूट्रल होती है। ये इंपॉर्टेंट बात है, आपके शायद आगे किसी एग्जाम में भी आएगा। तो ये किसी एक ऑर्गेनाइजेशन या किसी मुल्क की प्रॉपर्टी नहीं होती, दे आर स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। इसमें बहुत सारे मुल्कों से लोग काम कर रहे होते हैं और इन प्रोटोकॉल्स को इम्प्रूव कर रहे होते हैं, इनोवेट कर रहे होते हैं। तो ये वेंडर न्यूट्रल होते हैं, ये किसी एक वेंडर्स को नहीं स्टैंडर्डाइज कर रहे होते, बल्कि ओवरऑल जितनी भी टाइप ऑफ कम्युनिकेशंस हैं ओवर द इंटरनेट उन सबको स्टैंडर्डाइज करते हैं। एक नॉन प्रॉफिट, ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये मोस्टली नॉन प्रॉफिट होती हैं, और ये स्टैब्लिश डेवलप, ये क्यों स्टैब्लिश की गई हैं, ताकि ये डेवलप करें और प्रमोट करें ओपन स्टैंडर्ड्स को। कि जो भी फॉर एग्जांपल आप एक ईमेल सर्वर बनाना चाहते हैं, और वो ईमेल सर्वर फॉर एग्जांपल विंडोज़ पे तो एक्सेसिबल होगा लेकिन लाइनक्स के लिए एक्सेसिबल नहीं होगा, तो इट इज़ नॉट ऑन द ओपन स्टैंडर्ड। तो ओपन स्टैंडर्ड ये है कि कोई भी डिवाइस किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम से कहीं से भी उसको एक्सेस करें तो वो उसके लिए ऑपरेटेबल हो। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इंटरनेट सोसाइटी है, उसके अंडर इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड है, और ये ऑर्गेनाइजेशन इसी तरह इनके अंडर ये काम कर रही हैं और ये एक हायरार्किकल फैशन में काम कर रही हैं। असफन याद कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं यार, अगर हम क्वेश्चंस थोड़े से डिले कर दें हम वापस स्लाइड्स पे भी आएंगे। अच्छा, ये जो IANA हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेट असाइंड नंबर्स अथॉरिटी, ये बेसिकली कौन से IPs किस ISP को देने हैं, कौन से IP किस रीजन में यूज़ होने हैं, इनको मैनेज करता है। इसी तरह डोमेन नेम्स आप जो परचेज़ करते हैं, जैसे मेरे पास डोमेन नेम है learnacat.com, netacat.com, फेसबुक, ये सारे डोमेन नेम्स आप इन ऑर्गेनाइजेशन ये इसको रेगुलराइज करते हैं। इसी तरह जो पोर्ट नंबर्स होते हैं कि किस पोर्ट का क्या काम है, उसका नंबर क्या होगा और वो किस काम के लिए यूज़ की जाएगी। जैसे वेब की जो है पोर्ट 80 यूज़ की जाती है वर्ल्ड वाइड वेब के लिए, तो ये इस ऑर्गेनाइजेशन ने डिफ़ाइन किया हुआ है। इसी तरह ये डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस की डिटेल हैं। IEEE जैसे मैंने बताया कि ये जो पावर और एनर्जी सेक्टर और हेल्थ केयर टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्किंग में डिफरेंट स्टैंडर्ड्स को बना रही होती है। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री अलाइंस है, इसी तरह टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री अलाइंस है। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन कुछ ना कुछ, जैसे ये टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री अलाइंस जो है वो सेलुलर टावर्स, वॉइस ओवर IP की डिवाइसेस और सैटेलाइट कम्युनिकेशन को रेगुलराइज कर रही होती हैं। इसी तरह वीडियो कंप्रेशन, IPTV और DSL वगैरह, ये जो आपकी कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं, इनको ITU जो है इसको स्टैंडर्डाइज कर रहा होता है। अच्छा, रेफरेंस मॉडल्स के ऊपर हम जल्दी आते हैं और इसको हम आगे गो थ्रू करते हैं। तो मैंने पहले आपको कहा था कि हमारे पास दो कॉमन मॉडल्स हैं किसी भी कम्युनिकेशन को डिफ़ाइन करने के। एक है OSI मॉडल जिसमें 7 लेयर्स हैं। तो एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर, ये 7 लेयर्स हैं जो कि जिनमें डिफ़ाइन है कि कौन से लेयर पे कौन सा फंक्शन परफॉर्म होगा। जस्ट लाइक अगर मैं बात करूं कि बिट्स कहाँ पे ट्रांसमिट होंगे एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पे, तो वो फिजिकल लेयर ने गवर्न करना है। एप्लीकेशन ने कनेक्शन कैसे इस्टेब्लिश करना है दूसरी एप्लीकेशन के साथ, तो वो यहाँ पे सेशन लेयर में या ट्रांसपोर्ट लेयर पे मैनेज होगा। तो ये डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं जो डिफरेंट लेयर्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं और इनके थ्रू हमारा इंटरनेट और हमारी कम्युनिकेशन हो रही होती है। हमारा जो CCNA का ऑब्जेक्टिव है उसमें हम TCP/IP मॉडल को ही बार बार स्टडी करेंगे और इसी को ही हम डिफेंड कर रहे होंगे। तो TCP/IP प्रोटोकॉल मॉडल में एप्लीकेशन लेयर है जो कि जिसमें ये तीनों जो लेयर्स हैं OSI की वो इसमें इनकॉर्पोरेट हो जाती हैं। जैसे एप्लीकेशन लेयर के फंक्शंस भी यहीं पे हैं, प्रेजेंटेशन लेयर्स के भी फंक्शन इधर ही हैं और सेशन लेयर के भी फंक्शंस इसी एप्लीकेशन लेयर में परफॉर्म हो रहे होते हैं। और ट्रांसपोर्ट लेयर जो है यहाँ पे जैसे ट्रांसपोर्ट लेयर काम कर रही है यहाँ पे कर रही होगी,
यहाँ पे नेटवर्क लेयर कहते हैं, यहाँ पे इंटरनेट लेयर कहते हैं, तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, इनका काम एक जैसा है। इसी तरह OSI ने इनको 2 लेयर्स में स्प्लिट किया हुआ है, डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर। TCP/IP मॉडल में सिंपल नेटवर्क एक्सेस लेयर इसको कहते हैं, और इसके अंदर कोई भी ईथरनेट, वायरलेस, SDH या DSL जो भी आपकी अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी है वो ऑपरेट कर रही होती है। तो वाई वी आर हैविंग लेयर्ड मॉडल, क्यों नहीं ऐसा होता कि हम यहाँ से एप्लीकेशन ही जो है वो डेटा ट्रांसमिट करवा दें। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में काम कर रही होती है, इसी तरह ट्रांसपोर्ट लेयर सॉफ्टवेयर में काम कर रही होती है, इंटरनेट लेयर सॉफ्टवेयर में काम कर रही होती है, और नेटवर्क एक्सेस लेयर का कुछ पोर्शन सॉफ्टवेयर में काम करता है, कुछ पोर्शन हार्डवेयर में काम कर रहा होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि हर लेयर का उसका अपना फंक्शन है और वो क्लियरली डिफाइंड है एक लेयर्ड मॉडल में, तो हर लेयर अपना काम करेगी। तो ये जो कम्युनिकेशन है ये भी एक सीक्वेंशियल पैटर्न में है, पहले ये लेयर अपना डेटा देगी इसको, फिर ये इसको देगी, और इस तरह से ये लेयर्ड कम्युनिकेशन हो रही है। इसके डिफरेंट एडवांटेजेस हैं, जैसे आप स्टैंडर्डाइजेशन की बात करें तो बहुत ही आसान हो गई है स्टैंडर्डाइजेशन लेयर्ड मॉडल में। आप किसी एक फंक्शन को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आपको पूरा सूट जो है वो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, प्रोटोकॉल सूट, आप जस्ट उस लेयर का वो प्रोटोकॉल अपग्रेड करेंगे तो प्रॉब्ली वो फंक्शन उसमें इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। अच्छा, थोड़ी सी डिटेल में अगर हम जाएं कि एप्लीकेशन लेयर, अच्छा एक नंबर्स की इंपॉर्टेंस है कि आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है कि जी आप बताएं थर्ड नंबर ऑफ जो OSI रेफरेंस मॉडल की जो थर्ड नंबर ऑफ लेयर है वो कौन सी है। नॉर्मली स्टूडेंट्स इसको कंफ्यूज करते हैं कि थर्ड जो होती है वो सेशन होती है, क्यों कि ये ऊपर से नीचे देखते हैं, तो फर्स्ट वन इज़ योर एप्लीकेशन, सेकंड इज़ प्रेजेंटेशन, तो थर्ड इज़ सेशन। नो, इट इज़ रॉन्ग। हमेशा आपने जब भी लेयर्स को देखना है, उसका क्वेश्चन आंसर करना है, तो गौर से देखें। अगर नंबर की बात हो रही है तो नीचे से ऊपर की तरफ काउंट करना है। जैसे फिजिकल फर्स्ट लेयर है, डेटा लिंक लेयर सेकंड लेयर है, नेटवर्क थर्ड है, ट्रांसपोर्ट फोर्थ है, सेशन फिफ्थ है, और प्रेजेंटेशन सिक्स्थ है, और इसी तरह सेवंथ लेयर जो है वो सेवंथ लेयर एप्लीकेशन है और सिक्स प्रेजेंटेशन है। तो इनके फंक्शंस क्या हैं? तो एप्लीकेशन लेयर की बात करें तो ये प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन कराती है। जैसे हम वेबएक्स के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो वेबएक्स क्या है? वेबएक्स हमारा एक एप्लीकेशन है, तो आपकी साइट पे भी वेबएक्स चल रहा है, मेरी साइट पे भी एप्लीकेशन, यही प्रोसेस चल रहा है, तो ये प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन हो रही है। इसी तरह प्रोवाइड्स फॉर कॉमन रिप्रेजेंटेशन। अब देखें जो वेबएक्स ने सिस्टम रखा है इनकोडिंग, वॉइस की इनकोडिंग के लिए या वीडियो की ट्रांसमिशन के लिए, वो दोनों साइड के ऊपर सेम चल रहा होगा, उसी एप्लीकेशन के ही कंपैटिबल होगा। अगर मैं इनको इंक्रिप्शन करता हूँ तो वो भी यहाँ पे आ सकती है, और कोई ऐसा कंप्रेशन का फीचर यूज करता हूँ वो भी प्रेजेंटेशन हो सकती है। फिर प्रेजेंटेशन आप कह सकते हैं, जैसे आप इमेज ट्रांसमिट करते हैं तो इमेज उसकी प्रेजेंटेशन क्या होगी, जैसे वो PNG होगा या वो कोई और फॉर्मेट, गिफ वगैरह, कोई भी फॉर्मेट उसका हो सकता है। तो ये प्रेजेंटेशन लेयर डिफाइन करती है। सेशन लेयर की बात करें तो सेशन लेयर बेसिकली जो भी एप्लीकेशन कम्युनिकेशन कर रही है, जैसे मैं आपको एक बहुत ही आसान सी एग्जांपल देता हूँ। आपकी साइट पे भी वेबएक्स चल रहा है, मेरी साइट पे भी वेबएक्स चल रहा है। अगर इन केस मेरी एप्लीकेशन क्रैश कर जाए तो क्या होगा? हमारा एप्लीकेशन का जो आपस में कनेक्शन था, जो सेशन बना हुआ था, वो इंटरप्ट हो गया। आप फ़ौरन दोबारा आते हैं और एप्लीकेशन ओपन करते हैं, आप दोबारा कम्युनिकेशन करना शुरू कर देते हैं, या मेरा स्टेटस आपके पास आ रहा होता है, मैं इस टाइम पे आइडल हूँ या मैं इस टाइम पे बिज़ी हूँ, तो ये सेशन मैनेजमेंट के थ्रू हो रहा होता है। इसी तरह जैसे आप स्काइप पे लॉगिन करते हैं तो आपका सेशन बन जाता है, उसको हम एप्लीकेशन सेशन कहते हैं। जब आप लॉग ऑफ करते हैं तो आपका सेशन ख़त्म हो जाता है। तो ये लेयर जो है, ये भी अगर हम इसको यहाँ पे TCP/IP के हिसाब से देखें तो ये तीनों लेयर्स जो हैं वो नॉर्मली एप्लीकेशन ही मैनेज कर रही होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आ जाता है हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर। तो ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर हम डिफरेंट सेगमेंट्स को ट्रांसमिट करते हैं, उनको ट्रांसफ़र करते हैं, और इसकी अगर रिसीवर साइड पे देखें तो बहुत सारे सेगमेंट्स रिसीव हो रहे होते हैं, हम उनको रीअसेंबल करते हैं और इस तरह से ये कम्युनिकेशन हो रही होती है। इसमें पोर्ट नंबर्स वगैरह भी आ जाते हैं, हम असाइन करते हैं। डिफरेंट एप्लीकेशन डिफरेंट पोर्ट्स के थ्रू कम्युनिकेट कर रही होती हैं और ट्रांसपोर्ट लेयर उसको नंबर अप कर रहा होता है। देन कम्स नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर को अगर हम देखें तो इसके अंदर एंड टू एंड कम्युनिकेशन, सोर्स और डेस्टिनेशन के दरमियान जो पैकेट्स ट्रांसमिट होने होते हैं,
हम यहाँ पे पैकेट्स इनको कहते हैं, सेगमेंट्स नहीं कहते हैं। तो ये जो पैकेट्स एक जगह से दूसरी जगह, जैसे आप यहाँ से फेसबुक एक्सेस करते हैं तो फेसबुक के सर्वर्स तक आपके मैसेजेस जाते हैं, आपके पैकेट्स जाते हैं। तो ये इसको कौन फॉर्मलाइज कर रहा होता है? नेटवर्क लेयर कर रही होती है। तो सोर्स का आईपी एड्रेस क्या होगा, डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस क्या होगा, ठीक है, पैकेट का साइज़ क्या होगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं। डेटा लिंक लेयर जो है वो बेसिकली फ्रेम्स को ट्रांसमिट करती है लोकल एरिया नेटवर्क के ऊपर। जब हम ट्रांसमिट करते हैं कॉमन मीडियम के ऊपर, लाइक ईथरनेट है, तो यहाँ पे हमारे पास डेटा लिंक लेयर उसको मैनेज कर रही होगी। फिजिकल लेयर के ऊपर हम एक्चुअल जो हमारा कनेक्शन होता है, फिजिकल कनेक्शन, जैसे केबल आप कनेक्ट करते हैं तो केबल एक फिजिकल कह लें ऑब्जेक्ट है, और आप नेटवर्क इंटरफेस कार्ड में इसको प्लग इन करते हैं, और यहाँ से जो बिट्स होते हैं वो सिग्नल्स की फॉर्म में ट्रांसमिट होते हैं सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ। तो इसको ओवरऑल गवर्न कौन कर रहा होता है? फिजिकल लेयर कर रही होती है। तो ये 7 लेयर्स हैं हमारे पास, और इन 7 लेयर्स को हम लोग ये आपने लाजमी इस स्लाइड को आपने थोड़ा सा समझ लेना है, और इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, और आपको अभी आएंगे भी नेक्स्ट जो एग्जाम्स हैं। तो अगर हम TCP/IP मॉडल में क्विकली देखें तो हमारे पास एप्लीकेशन लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर है, इंटरनेट लेयर है, एंड नेटवर्क एक्सेस लेयर है। तो वही मैंने जो पहले जैसे बातें बताई थी कि फिजिकल लेयर जो नेटवर्क से रिलेटेड चीज़ें होगी, जैसे ईथरनेट, वायरलेस लैन, वो सारी चीज़ें नेटवर्क एक्सेस लेयर इस जगह पे मेंटेन कर रही होगी। इंटरनेट से रिलेटेड या नेटवर्क से रिलेटेड जो भी पाथ सिलेक्शन है या IP एड्रेसिंग है वो यहाँ पे हो रही होगी। ट्रांसपोर्ट लेयर जो भी वेरियस कम्युनिकेशंस करा रहा होगा, कनेक्शन ओरिएंटेड या कनेक्शन लेस, वो ट्रांसपोर्ट लेयर गवर्न कर रही होगी। एप्लीकेशन लेयर जो है वो हमारी एंड यूज़र का जो डेटा है या उसके साथ जो इंट्रैक्शन है या उससे रिलेटेड जो इनकोडिंग या कंप्रेशन या जो भी फंक्शंस हैं एप्लीकेशन से रिलेटेड, वो यहाँ पे परफॉर्म हो रहे होंगे। ओके, कंपैरिजन हम पहले कर चुके हैं, हम इसको स्किप करते हैं। पैकेट ट्रेसर के अंदर ये एक्टिविटी है इन्वेस्टिगेट TCP/IP एंड OSI मॉडल, ये मैं अभी आपको कराऊंगा। बहुत छोटी सी एक्टिविटी है। हम वेब पैकेट्स को ट्रांसमिट करेंगे और फिर उनको कैप्चर करके उनकी डिटेल्स चेक करेंगे, क्या इसमें ये चीज़ें जा रही नहीं जा रही। तो डेटा इनकैप्सुलेशन की बात करें तो डेटा इनकैप्सुलेशन एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। इसमें पहला जो काम आता है वो सेगमेंटेशन है। तो डेटा हमारे पास एक कोई छोटी सी फाइल भी हो सकती है, कोई बहुत बड़ी 1 gig की फाइल भी हो सकती है। आप इन एक फाइल है, फॉर एग्जांपल इस यूज़र के पास एक फ़ाइल है और इसका साइज़ जो है वो 1 GB है। ये कोई सॉफ्टवेयर है या कोई एप्लीकेशन है, और ये इस एप्लीकेशन को इस सर्वर पे अपलोड करना चाह रहा है या सर्वर से डाउनलोड करना चाह रहे हैं, एक ही बात है, लेकिन हम इसको इस वे में अभी ट्रांसमिट कर रहे हैं। तो हमारा जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होगा या जो हमारी नेटवर्क लेयर होगी वो इसको बिट बाय बिट सेंड करेगी। बट इससे पीछे क्या होगा? ट्रांसपोर्ट लेयर उसको सेगमेंट करेगी, तो इस कम्युनिकेशन को डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड करेगी, उनको नंबर अप करेगी, उनके नंबर लगाएगी। तो और दूसरा ये है कि लाजमी नहीं है जिस टाइम पे आप ये फाइल अपलोड कर रहे थे उस टाइम पे आप कुछ और ना कर रहे हो। मे बी आप साथ में कोई और वीडियो कम्युनिकेशन भी कर रहे हो, और आपकी वीडियो आप साथ में भी आप टीवी के ऊपर लाइव मैच भी देख रहे हो, आप IPTV है या आपका पास कोई सॉफ्टवेयर है उसके ऊपर आप ओवर द इंटरनेट TV देख रहे हैं। तो डिफरेंट पैकेट्स आ भी रहे होंगे, डिफरेंट पैकेट्स जा भी रहे होंगे। तो सेगमेंटेशन के थ्रू हम मल्टीप्लेक्सिंग करते हैं, मल्टीपल प्रोसेसेस को अलाउ करते हैं कि वो सेम टाइम पे अपना डेटा ट्रांसमिट कर सकें जबकि दूसरे भी ट्रांसमिट कर रहे होंगे। तो मल्टीप्लेक्सिंग में ये होता है कि हम उनको छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड कर देते हैं और उनको इंटरलीव करते हैं ओवर द नेटवर्क। सेगमेंटेशन जो है उसके 2 बेनिफिट्स हैं। एक तो ये है कि आपकी ओवरऑल स्पीड जो है ट्रांसमिशन की वो इम्प्रूव हो जाती है, और दूसरा ये है कि इंक्रीज्ड एफिशिएंसी। तो अगर आप एक ही डिवाइस, एक ही एप्लीकेशन को अलाउ करें कि वो ट्रांसमिट करे, तो वो क्या करेगी, बाकी कोई जितनी एप्लीकेशंस होंगी वो स्लो डाउन हो जाएंगी, वो वेट करेंगी तब तक कि ये दूसरी एप्लीकेशन अपना काम मुकम्मल कर ले। ऐसा नहीं होता, ये मल्टीप्लेक्स कम्युनिकेशन है और सेम टाइम पे मल्टीपल एप्लीकेशंस एफिशिएंटली उस मीडियम को यूटिलाइज कर रही होंगी। हो सकता है कि ये कुछ डेटा ट्रांसमिट कर रहा है और एक्नॉलेजमेंट का वेट कर रहा है और अभी तक कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं आई, तो इस दौरान ये मीडियम को यूज़ करके रखे कि नहीं मैं किसी और एप्लीकेशन को ये नहीं देता। तो इससे क्या होगा, एफिशिएंसी या स्पीड बढ़ेगी नहीं, कम होगी। तो अगर मल्टीपल एप्लीकेशंस साइमल्टेनियसली मल्टीप्लेक्स करके कम्युनिकेशन कर सकती हैं तो ये दोनों फीचर्स, ये दोनों फ़ायदे हमें हो सकते हैं। देन इज़ द सीक्वेंसिंग।
तो पैकेट्स जब हम सेगमेंट करते हैं तो अब आपको पता है 1 गिग की फाइल के सेगमेंट्स बनाना शुरू कर दें, फॉर एग्जांपल 10,000 सेगमेंट्स बने, तो 10,000 सेगमेंट्स तो रिसीव भी होंगे रिसीवर साइड पे, वापस वो फाइल भी बननी है, तो वो फाइल कैसे बनेगी? यहाँ पे जो एप्लीकेशन लेयर है वो उन सेगमेंट्स को या टीसीपी जो है वो उनको इन सेगमेंट्स को जो अवेलेबल हैं एक विंडो के अंदर उनको रीसीक्वेंस करके आपको भेजेगी। तो पहले क्या होता है, सीक्वेंस नंबर लगा दिए जाते हैं, ये जैसे 1 है, 2 है, 3 है, सेगमेंट्स हैं, तो हर सेगमेंट जो है वो जैसे जैसे रिसीव होगा उसी तरह उसको रीअसेंबल कर दिया जाएगा। तो इसमें अनऑर्डर डिलीवरी भी हो सकती है। एक ऑर्डर डिलीवरी है कि पहले पैकेट 1 रिसीव हुआ, फिर पैकेट 2 रिसीव हुआ, फिर पैकेट 3 नहीं, हो सकता है सर्वर के ऊपर पहले 1 रिसीव हुआ, फिर 3 रिसीव हुआ, फिर 2 रिसीव हुआ, तो वहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट लेयर है, वहाँ पे जो एप्लीकेशन है वो उसको रीऑर्गेनाइज करेगी उस सीक्वेंस नंबर की बेस के ऊपर और उस डेटा को वापस एक फाइल के फॉर्मेट में कंप्लीट कर लेगी। तो इनकैप्सुलेशन का जो प्रोसेस है उसमें हम थोड़ी सी और डिटेल्स में अगर जाएं तो हम ये कहते हैं कि जो ओके, इनकैप्सुलेशन इज़ द प्रोसेस जिसमें हम रेलेवेंट इंफॉर्मेशन जो भी डेटा के बारे में होती है वो हम इसके साथ ऐड अप करते हैं। जस्ट लाइक अगर हम इस तरफ आ जाएं तो ईमेल का एक्चुअल डेटा हमारे पास था, आपने एक ईमेल कंपोज की और उसको सेंड कर दिया। अब ये ईमेल क्योंकि काफ़ी बड़ी इसके साथ अटैचमेंट हो सकती है तो इसके सेगमेंट्स बन गए, सेगमेंट 1, सेगमेंट 2, सेगमेंट 3, और हर सेगमेंट में इसको 1 लिखता हूँ, इसको 2 लिखता हूँ और इसको 3 लिख देता हूँ। तो जब ये सेगमेंट 1 ट्रांसमिट होगा तो ट्रांसपोर्ट लेयर के पास आएगा तो इसको नंबर लगा देगा और इसके साथ वो उसका हेडर ऐड करेगा कि इस हेडर में इस डेटा के बारे में, ये तो एक्चुअल ईमेल है आपका कि ईमेल का कंटेंट क्या है, उसकी आपके पास क्या अटैचमेंट है। जब ये हेडर ऐड होता है तो हेडर के अंदर ये इन्फॉर्मेशन होती है कि इसके अंदर कितना डेटा है, किस एप्लीकेशन ने भेजा, उसका सोर्स नंबर क्या है, उसका डेस्टिनेशन किस डेस्टिनेशन को जा रहा है, उसका पोर्ट नंबर क्या है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है इसको हम ऐड अप करते हैं। तो इस पोर्शन को हम कहते हैं ये इसका हेडर है और ओवरऑल हम इसको देखें तो ये हमारा एक पीडीयू कहलाता है, प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। तो अगर हम इस जगह पे देखें तो ये जो सेगमेंट है ये हमारा एक पीडीयू होता है, पीडीयू प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। तो हम ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर अपने पीडीयूज को नाम देते हैं सेगमेंट्स का। जब ये सेगमेंट यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है तो ये नेटवर्क लेयर के पास आ जाता है, इंटरनेट लेयर के पास। यहाँ पे हम इसको कहते हैं ये हमारा एक पैकेट है। तो पैकेट में क्या होता है, एक्चुअल डेटा प्लस ट्रांसपोर्ट लेयर का हेडर और उसके ऊपर एक नेटवर्क का हेडर ऐड कर दिया जाता है। ये प्लस हो गया, ये भी प्लस हुआ। तो अब इसमें क्या होगा, नेटवर्क लेयर से रिलेटेड, नेटवर्क प्रोटोकॉल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ऐड अप हो जाएगी कि ये किसने भेजा, सोर्स आईपी क्या है, डेस्टिनेशन आईपी है। देन जब ये कंप्लीट हो जाएगा पैकेट तो ये किसको भेज देगा, डेटा लिंक लेयर को भेज देगा या नेटवर्क एक्सेस लेयर को भेज देगा। तो ये क्या करेगा, इसको एक फ्रेम के फॉर्मेट में ऑर्गेनाइज करेगा। जैसे इसमें देखें एक्चुअल डेटा भी आ गया, ट्रांसपोर्ट लेयर का भी हेडर आ गया और नेटवर्क लेयर का भी, ये ऊपर से नीचे आया, यहाँ से नीचे जा रहा है डेटा। तो इसके साथ फ्रेम का हेडर ऐड होगा और फ्रेम का ट्रेलर ऐड होगा। ये बस एक कॉमन सी बात है जो आपको पता होनी चाहिए कि फ्रेम्स के साथ ट्रेलर भी होता है। इसके अंदर एरर डिटेक्शन कोड होता है और इसके थ्रू हम डिटेक्ट करते हैं कि जो डेटा आपको अपर लेयर से रिसीव हुआ था उसमें कोई एरर तो नहीं है। ठीक है, एक चीज़ याद रखनी है, जिस लेयर के ऊपर ये डेटा होगा वो सिर्फ अपने हेडर के साथ इंटरेक्ट कर सकती है, बाकी डेटा को वो छेड़छाड़ नहीं कर सकती कि उसमें कुछ चीज़ें चेंज कर दें या डेटा में कोई चीज़ चेंज कर। वो सिर्फ अपने हेडर के थ्रू चीज़ें ऐड करेगी, हेडर इन्फॉर्मेशन ऐड करेगी। और फिजिकल लेयर पे अगर हम देखें तो बिट्स होते हैं, 0101 का कोई पैटर्न ट्रांसमिट हो रहा होता है। ओके, ये भी हम ऑलमोस्ट डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, एक चीज़ आपने याद रखनी है, मैं दोबारा वापस उसी स्लाइड पे जा रहा हूँ। एप्लीकेशन लेयर के पास डेटा होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर के पास सेगमेंट्स होते हैं, नेटवर्क या इंटरनेट लेयर के पास पैकेट्स होते हैं और डेटा लिंक लेयर के पास फ्रेम्स होती हैं। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि सेगमेंट किस लेयर पे होता है, या सेगमेंट किस लेयर का पीडीयू है, फ्रेम किस लेयर का पीडीयू है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये किस लेयर पे काम कर रहा है। ओके, डेटा एक्सेस ये हमारा लास्ट टॉपिक है, फिर मैं लैब की तरफ जंप करूँगा। नेटवर्क ये जो डेटा एक्सेस है, इस सेक्शन में हम ये देखते हैं कि नेटवर्क लेयर की सोर्स एड्रेसेस और डेस्टिनेशन एड्रेसेस कैसे लगाए जाते हैं और इसी तरह डेटा लिंक लेयर के ऊपर जो एड्रेसेस हैं
उनकी क्या इंपॉर्टेंस है। अभी देखिए विदाउट एड्रेस आपका पैकेट जो है ना वो गुम हो जाएगा, सोर्स का एड्रेस उसके साथ नहीं है, किसने भेजा और किसकी तरफ भेजा, तो ये एक पैकेट एक समझ लें कि हम उसको क्या बोलते हैं, एक ऐसा पैकेट है जिसकी कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है। तो जब भी आपके कंप्यूटर से एक जगह से दूसरी जगह डेटा ट्रांसमिट करते हैं तो टीसीपी आईपी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसके साथ आईपी इंफॉर्मेशन ऐड कर दें और पोर्ट्स की इंफॉर्मेशन ऐड कर दें। इसी तरह डेटा लिंक लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसके साथ मीडियम एक्सेस से रिलेटेड जो जैसे हम कहते हैं इंटरफेस कार्ड से रिलेटेड जो हमारे एड्रेसेस होते हैं जिनको हम मैक एड्रेसेस बोलते हैं वो ऐड कर दें। तो फिर अगर हम अपर लेयर्स की बात करें तो वो डेटा को इनकोड करके भेजती हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर उसमें डेस्टिनेशन और सोर्स के पोर्ट नंबर्स ऐड करता है। पोर्ट नंबर क्या होते हैं, 80 पोर्ट नंबर, 25 पोर्ट नंबर, 110 पोर्ट नंबर, ये डिफरेंट पोर्ट नंबर्स हैं, डिफरेंट एप्लीकेशंस के वेल नोन पोर्ट नंबर्स हैं। ये हम आगे ट्रांसपोर्ट लेयर में दोबारा डिस्कस करेंगे कौन से पोर्ट नंबर क्या काम करते हैं। तो ये वाले पोर्ट नंबर्स यहाँ पे ऐड हो जाते हैं। देन नेटवर्क लेयर के ऊपर लॉजिकल आईपी एड्रेसेस ऐड हो जाते हैं। इनको लॉजिकल कहते हैं, ये फिक्स नहीं होते, ये चेंज भी हो सकते हैं। डेटा लिंक लेयर के ऊपर फिजिकल एड्रेसेस होते हैं जिनको हम मैक एड्रेसेस बोलते हैं, ये हार्डवेयर में एम्बेडेड होते हैं, इनको हम चेंज नॉर्मली नहीं कर सकते। और ये सोर्स और डेस्टिनेशन के एड्रेसेस होते हैं, इनको हम मैक एड्रेसेस भी बोलते हैं, यहाँ पे हम आईपी एड्रेसेस बोलते हैं। फिजिकल लेयर पे आए तो टाइमिंग होती है, कब डेटा को ट्रांसमिट करना है, सिंक्रोनाइजेशन होती है, बिट्स की ट्रांसमिशन होती है, कब बिट्स को ट्रांसमिट करना है। सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कम्युनिकेशन में। जैसे ये पीसी है तो इसके ऊपर हमने आईपी, उस दिन जो मैंने लैब बनाई थी तो उसमें मैंने कंप्यूटर को एक आईपी दिया था और स्विच को एक आईपी दिया था। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एंड टू एंड कम्युनिकेशन की। यहाँ पे एक पीसी है ये और सोर्स है और ये डेस्टिनेशन एक सर्वर है जिसकी तरफ हम कोई रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, कोई डेटा भेज रहे हैं। तो जब ये पैकेट यहाँ से गुजरेगा डिफरेंट राउटर्स से तो इसके अंदर क्या होगा, सोर्स का आईपी एड्रेस होगा और डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस होगा। हर राउटर ये देखेगा कि मैं इस डेस्टिनेशन तक किस पाथ से ये पैकेट भेज सकता हूँ। तो राउटर्स के पास मल्टीपल पाथ भी हो सकते हैं। जैसे देखें अभी इस ये राउटर 1 2 3 तीन राउटर्स आपस में कनेक्टेड हैं, तो शॉर्टेस्ट पाथ ये वाला है क्योंकि इसमें एक हॉप है और इसमें 2 हॉप्स हैं। तो हम कहते हैं कि जब ये राउटर देखेगा तो कहेगा शॉर्टेस्ट पाथ मेरे पास ये है तो मैं इस पाथ से डेटा को भेज दूँ। तो वो क्या चीज़ चेक कर रहा होगा, वो बेसिकली डेस्टिनेशन का आईपी चेक कर रहा होगा कि मैं इस पैकेट को किस तरह से डेस्टिनेशन पे पहुंचा दूँ। ये ऐसे ही होता है कि अगर आप एबटाबाद से फॉर एग्जांपल आप टीसीएस सेंड करते हैं कराची में किसी ऑफिस में, फॉर एग्जांपल आप अपनी सीवी ड्रॉप करते हैं या अप्लाई कर रहे हैं किसी जॉब के लिए, तो आप एक लेटर यहाँ से टीसीएस के थ्रू डिस्पैच करते हैं, उसमें आप अपनी सीवी अटैच करते हैं, कवर लेटर लगाते हैं। तो वो जो पैकेट आपका जाता है वो टीसीएस का एबटाबाद ऑफिस आपसे रिसीव कर लेता है। दिस इज सॉर्ट ऑफ एबटाबाद ऑफिस। वो देखता है कि क्या मैं इसको पेशावर के थ्रू भेजूँ, कोयटा के थ्रू, या यहाँ से मैं इसको इस्लामाबाद के थ्रू कराची डिस्पैच करा दूँ। तो जो भी शॉर्टेस्ट पाथ उसके पास अवेलेबल होगा, जो गाड़ी कम से कम टाइम में पहुँचा सकती है, वो उसके ऊपर उसको लोड अप कर देगा वो, या उस पाथ के ऊपर उसको भेज देगा। तो इसी तरह से ओवर द इंटरनेट ये राउटर्स होते हैं, दे आर सॉर्ट ऑफ स्टेशंस जिनके ऊपर आपका डेटा ट्रांसमिट हो रहा होता है, रिसीव हो रहा होता है, और ये आगे उसको फॉरवर्ड करते हैं कि इसको हम किस तरह जल्द अज जल्द डेस्टिनेशन तक बेस्ट एफर्ट में पहुंचा दें। नेटवर्क पोर्शन और होस्ट पोर्शन ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। जब भी आप किसी भी आईपी एड्रेस की बात करेंगे तो एक होगा इसका होस्ट पोर्शन कौन सा है और इसका नेटवर्क पोर्शन कौन सा है। अभी मैं इसी आईपी को देख लेता हूँ 192.168.1। तो इसके सबनेट मास्क से हमें पता चलता है कि ये कितना, इसका नेटवर्क साइज़ क्या है। तो नॉर्मली ये क्लास सी का आईपी एड्रेस है, तो इसका जो नेटवर्क पोर्शन है वो 192.168.1 है और 110 इस डिवाइस का एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन है इसका। तो इस नेटवर्क के ऊपर बहुत सारे और कंप्यूटर्स भी हो सकते हैं, तो कोई 111 होगा, कोई 112 होगा, बट दिस कंप्यूटर इज 111। तो ये वाला पोर्शन सेम होगा, ये वाला पोर्शन यूनिक होगा। दिस इज कॉल्ड नेटवर्क पोर्शन, दिस इज कॉल्ड होस्ट पोर्शन। ये हम आगे फिर भी डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। ओके, सेम नेटवर्क के ऊपर जब कम्युनिकेशन होती है, अब इसको ज़रा गौर से देखिए, ये आपका सोर्स है और ये आपका डेस्टिनेशन है। तो क्या इसकी इस सर्वर तक अगर ये कोई डिवाइस, ये जो यूज़र है इस सर्वर से कोई डेटा रिक्वेस्ट कर रहा है, तो क्या ये रिक्वेस्ट इंटरनेट पे जा रही है? नहीं। फॉर एग्जांपल दिस इज़ इंटरनेट और ये कोई इंटरनेट के सर्वर्स हैं, तो ये इंटरनेट पे रिक्वेस्ट नहीं जा रही। तो ये कहाँ जा रही है? विद इन द नेटवर्क जा रही है। तो हम बात कर रहे हैं डिवाइसेस ऑन द सेम नेटवर्क की।
तो सेम नेटवर्क पे जो डिवाइसेस हैं वो स्विच के थ्रू कनेक्टेड होती हैं, जैसे ये भी कनेक्टेड है, ये भी कनेक्टेड है और ये, तो दे ऑल आर ऑन द सेम नेटवर्क। दूसरा कैसे हमें पता चलता है, इनके साथ जो आईपी नेटवर्क पोर्शन है 192.168.1, 192.168.1, 192.168.1, दे इन सब का सेम होगा। और दूसरा जो इसका आईपी पोर्शन होगा वो यूनिक होगा, जिसका 9 है, इसका 110 है, इसका 8 होगा, कुछ भी हो सकता है। तो हम जब कम्युनिकेट करते हैं सेम नेटवर्क के अंदर, विद इन नेटवर्क जब हम कम्युनिकेट करते हैं, तो आपके जो पैकेट्स होते हैं या आपके जो सेगमेंट्स होते हैं जिनको आप फ्रेम्स कह रहे हैं, वो बाहर नहीं जाते, वो राउटर रिसीव नहीं करता, ये आगे नहीं भेजता, क्योंकि ये विद इन नेटवर्क कम्युनिकेशन हो रही है और थ्रू स्विच ही ये कम्युनिकेट हो जाते हैं। तो इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट आ गई। सबसे पहली आईपी एड्रेस क्या होगा, तो आईपी मैंने पहले कहा था आपको कि आइडेंटिफिकेशन है नेटवर्क के ऊपर, तो ये सोर्स का आईपी एड्रेस हो गया और ये हमारे सर्वर डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस। तो जब ये नेटवर्क लेयर का आईपी हेडर बनेगा तो इसमें लिखा होगा सोर्स का आईपी ये और डेस्टिनेशन का आईपी ये, ठीक है। तो जब ये नेक्स्ट लेयर डेटा लिंक लेयर के पास जाएगा तो यहाँ पे डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस होना चाहिए और डेस्टिनेशन सोर्स का मैक एड्रेस होना चाहिए। जैसे यहाँ पे सोर्स का मैक है, इस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का जो एड्रेस है वो ए ये जो सीक्वेंस है ये इसका मैक एड्रेस है। नॉर्मली ये एक यूनिक पैटर्न होता है, ये हम एग्जांपल के तौर पे ले रहे हैं कि ये सारे ए हैं। तो इसी तरह सी हमारे पास एक और 48 बिट्स का मैक है, तो ये जो है ये डेस्टिनेशन का मैक है। तो जब फ्रेम बनेगी तो फ्रेम के अंदर कौन सा एड्रेस होगा, सोर्स का मैक एड्रेस और डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस। तो ये ट्रांसमिट कर दी जाएगी इस डिवाइस से स्विच की तरफ। स्विच ये देखेगा कि ये जो मैक एड्रेस है, ये जिसकी तरफ ये डेटा जा रहा है, वो आईपी को नहीं समझ सकता, ठीक है, वो मैक को समझता है। तो ये जो मैक एड्रेस है वो मेरी किस पोर्ट पे कनेक्टेड है। फॉर एग्जांपल पोर्ट 1 है, पोर्ट 2 है, पोर्ट 3 है, पोर्ट 4 है। तो पोर्ट 1 से डेटा आ रहा है और इसको कहाँ जाना चाहिए, पोर्ट 3 पे जाना चाहिए। क्यों कि इस पोर्ट के ऊपर ये वाला कंप्यूटर या ये वाला सर्वर कनेक्टेड है। तो मैक एड्रेसेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपके नेटवर्क के अंदर कम्युनिकेशन के लिए। आईपी एड्रेसेस एंड टू एंड आइडेंटिफिकेशन के लिए होते हैं। स्विच आईपी को नहीं समझता, बट जब भी ट्रैफिक राउटर से होके इंटरनेट पे जाती है तो आपके पास ये डेस्टिनेशन मैक इंपॉर्टेंट नहीं होता। जब आगे जाएगी तो मैक की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, हर राउटर आईपी एड्रेस को चेक कर रहा होगा। इसीलिए हम दोनों चीज़ें यूज़ करते हैं, मैक एड्रेसेस भी लगा रहे होते हैं एक ट्रांसमिशन में, और इसी तरह हम उसके आईपी एड्रेसेस भी ऐड अप कर रहे होते हैं। तो यहाँ से अगर आप देखें, ये रिमोट कम्युनिकेशन की एग्जांपल है। ये आप बैठे हुए हैं और ये आप वेब सर्वर है कोई फेसबुक का, आप इसको एक्सेस कर रहे हैं, इससे कोई पेजेस रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो इसका मैक एड्रेस यूनिक होगा, इसका आईपी एड्रेस कोई यूनिक एड्रेस होगा, आपके पास अपना आईपी एड्रेस और अपना मैक एड्रेस होगा। तो जब आप इस कम्युनिकेशन को इनिशिएट करेंगे तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, सबसे पहले वो जब पैकेट बनाएगा, अगर नेम बेस्ड कम्युनिकेशन है तो आपको facebook.com का आईपी एड्रेस चाहिए, तो ये वाला जो आईपी एड्रेस है ये आपके पैकेट में आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 172.16.1.99, तो ये इसने आइडेंटिफाई कर लिया कि डेस्टिनेशन का आईपी मेरा 172.16, ये एग्जांपल के तौर पे, ये रियल आईपी नहीं है, ये एग्जांपल के तौर पे प्राइवेट आईपी दिया हुआ है। 172.16.1.99 हमारा डेस्टिनेशन आईपी है और हमारा सोर्स आईपी क्या है 192.168.1.10। तो ये पैकेट ओवर द इंटरनेट ट्रांसमिट करेगा। एक चीज़ याद रखें, ओवर द इंटरनेट कभी भी आपका डेस्टिनेशन आईपी नेट पैकेट में से चेंज नहीं होगा। चेंज हो गया तो समझें गुम हो गया। और आपका सोर्स एड्रेस भी चेंज नहीं होता नॉर्मली, अदर देन नेटिंग। हम एक और कंसेप्ट बाद में डिस्कस करेंगे, नेटिंग में एड्रेसेस थोड़े से चेंज होते हैं, लेकिन एंड टू एंड में आपके सोर्स और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेसेस वही रहते हैं थ्रू आउट द पैकेट, क्योंकि आपको वापस रिस्पॉन्स भी तो आना है। जैसे आपको यहाँ से आपकी रिक्वेस्ट गई, तो जब रिस्पॉन्स आएगा तो किस एड्रेस पे आएगा, वो इस एड्रेस पे आएगा। तो जब विद इन नेटवर्क की हमने कम्युनिकेशन बात की थी तो हमने कहा था मैक एड्रेसेस आर इम्पोर्टेंट, और स्विच देखता है कि किस मैक एड्रेस की तरफ भेजना है। लेकिन जब ये कम्युनिकेशन किसी रिमोट कंप्यूटर के लिए होगी, रिमोट डेस्टिनेशन के लिए होगी, तो राउटर के पास सॉरी आपके ये जो कंप्यूटर है इसके पास कौन सा डेस्टिनेशन होगा, इसका नहीं आएगा कभी भी। ये जो ABCD डेस्टिनेशन मैक सर्वर का है ये आपके पास नहीं आ सकता, ये सिर्फ इसी नेटवर्क में है। तो आपको क्या चाहिए, आपको डेस्टिनेशन में अपने राउटर का, ये जो राउटर का इंटरफेस है इसका मैक एड्रेस चाहिए कि आपने क्या करना है, इस कंप्यूटर ने वो वाला जो पैकेट इधर जाना था उसको कहाँ भेजना है, उसको इस राउटर के इंटरफेस पे रिसीव करवाना है।
फिर राउटर जाने और आगे इंटरनेट के ऊपर वो कैसे राउट करता है पैकेट को, उसको कैसे शॉर्टेस्ट पाथ कैलकुलेट करता है। बट जो पैकेट आपके नेटवर्क से बाहर जाएंगे, जो कि आउटसाइड जो इंटरनेट पैकेट्स होंगे, वो आपके कंप्यूटर से स्विच पे जाएंगे, स्विच से ये राउटर पे चले जाएंगे, और राउटर्स आगे डिसाइड करेंगे कि नेटवर्क, जैसे पीटीसीएल के नेटवर्क में भी राउटर्स हैं, आगे जो आईएसपीज हैं, ट्रांसवर्ल्ड है या स्प्रिंट है, जो इंटरनेशनली आईएसपीज ऑपरेट कर रहे हैं, वो अपने राउटर से ये पैकेट उस डेस्टिनेशन होस्ट तक पहुंचाएंगे। तो विद इन अ नेटवर्क आपके मैक एड्रेसेस आर इम्पोर्टेंट, और इंटर नेटवर्क्स में आपके आईपी एड्रेसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, गेटवे का आईपी इंपॉर्टेंट होता है, डिफ़ॉल्ट गेटवे, जो हम आईपी कॉन्फ़िगरेशन जो हमने लास्ट लेक्चर में भी की थी कि सोर्स का आईपी होना चाहिए हमारे पास, सबनेट मास्क और एक डिफ़ॉल्ट गेटवे का आईपी होना चाहिए। तो डिफ़ॉल्ट गेटवे हमारा बेसिकली यही राउटर का आईपी होता है, और राउटर का मैक एड्रेस ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है जब हम आउटसाइड द नेटवर्क कम्युनिकेट कर रहे होते हैं या डिफरेंट नेटवर्क्स में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। तो टोपोलॉजी कोई भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि हम हमेशा इंटरनेट पे कम्युनिकेट करते हैं। मैं आपको एक छोटा सा नेटवर्क बताता हूँ। ये मेरे पास एक राउटर है, और ये बेसिकली 2 लैब्स हैं, ठीक है, और इन 2 लैब्स के अंदर ये 4 कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं। और अब देखें, ये लैब है 192.168.1.0 के नेटवर्क की, और ये जो लैब है ये 162.16.0.0 की लैब है। ये एक डिफरेंट नेटवर्क है, ठीक है। तो या हम इसको कोई और नेटवर्क दे देते हैं, 192.168.2.0 की लैब है। अब इस केस में क्या होगा कि 192.168 एक यूनिक नेटवर्क है, 192.168.2 जो है वो एक यूनिक नेटवर्क है, तो ये आपस में स्विचेस कम्युनिकेट नहीं करा पाएंगे। यहाँ पे ये जो पीसी है ये इसके लिए डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं है, आप पिंग करेंगे तो ड्रॉप हो जाएगा। तो हमें क्या चाहिए, बीच में एक डिफ़ॉल्ट गेटवे या राउटर चाहिए जो इन 2 नेटवर्क्स के दरमियान हमें कम्युनिकेट करा सके। तो आपने जब भी इंटर नेटवर्क की बात करनी है, 2 नेटवर्क्स के दरमियान कम्युनिकेशन की बात करनी है, तो हमें एक राउटिंग डिवाइस चाहिए होगी। ओके, डेटा लिंक लेयर को भी हम थोड़ा डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, सोर्स और डेस्टिनेशन के एनआईसी नंबर्स, तो एनआईसी नंबर वही हैं जो हम मैक एड्रेसेस की बात कर रहे थे। इनको हम आगे डेटा लिंक लेयर में दोबारा भी डिस्कस कर देंगे। इंस्टॉल वायरशार्क। अच्छा, जो लोग अपने कंप्यूटर्स के ऊपर प्रैक्टिकली पैकेट्स को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, जो इनक्रिप्टेड पैकेट्स नहीं होंगे, ये चल इनक्रिप्टेड भी हो तो आप हेडर्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो आप ये वायरशार्क का सॉफ्टवेयर है, इसको डाउनलोड करें, गूगल में लिखें डाउनलोड वायरशार्क, तो इसको आप इंस्टॉल करके मैं नेक्स्ट लैब में आपको इसको डिमॉन्स्ट्रेट कर दूंगा कि वायरशार्क के थ्रू आप पैकेट्स को कैसे स्निफ करते हैं और उसके थ्रू कैसे हेडर्स को एक्सप्लोर करते हैं, डिफरेंट लेयर्स की कम्युनिकेशन को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। आज की लैब में जो अभी हम करने जा रहे हैं वो हम देखेंगे पैकेट ट्रेसर के अंदर हम किस तरह से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये मेरे पास लैब्स हैं जो मैंने आपके साथ शेयर भी की हुई हैं। इसमें लैब है 3.5.5, ये आपके पास ऑलरेडी आई हुई होगी। आपने इसी लैब को एक किस्म का इसको एक्सप्लोर करना है, इसमें कोई प्रैक्टिकली कोई काम नहीं करना, जस्ट आपने एक्सप्लोर करना है कि पैकेट्स की जो हेडर डिटेल्स हैं वो क्या है। तो हम इसी लैब को, मैंने इसको ओपन किया हुआ था पहले से, तो ये लैब मेरे पास 3.5.5 ओपन है। क्या आप लोग ये लैब देख सकते हैं? क्या कोई चैट में कंफर्म कर सकता है? क्या ये पैकेट ट्रेसर की लैब आपके लिए विजिबल है? ग्रेट, ओके, दैट्स गुड। अब इस लैब को जब हम स्टार्ट करते हैं, जब आप ओपन करेंगे तो आपके पास इसमें एक वेब क्लाइंट होगा, ये पहले से बनी हुई लैब है, और एक वेब सर्वर होगा, और इसके साथ इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल हैं कि आपने क्या ये लैब कैसे परफॉर्म करनी है। तो आपने क्या करना है, इसकी जो एक्टिविटी विंडो है इसको यहाँ पे सामने ओपन कर लेना है, और इस एक्टिविटी विंडो से ही हम फॉलो करते हुए ये लैब कंप्लीट करेंगे। तो मैं थोड़ा सा अपना जो लैपटॉप है उसको करीब कर लेता हूँ। ओके, इस लैब में क्या हम कर रहे हैं, वी आर बेसिकली इन्वेस्टिगेटिंग TCP/IP एंड OSI मॉडल की जो वर्किंग है उसको हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तो हम यहाँ से एक HTTP पैकेट सेंड करेंगे, जो हम अभी तक बातें की हैं। मैंने इसीलिए ये लेक्चर
थ्योरेटिकल लेक्चर अभी दिया है कि आप लोग जो स्लैब के अंदर PDU का टर्म है या HTTP की बातें हो रही हैं या TCP/IP की बातें हो रही हैं, तो यू मस्ट बी फेमिलियर विद दीज टर्म्स कि ये क्या चीज़ें हम बात कर रहे हैं। तो हमें पता है एट दिस स्टेज कि TCP/IP एक प्रोटोकॉल सूट है और इसके थ्रू हमारे नेटवर्क्स के अंदर पैकेट्स ट्रांसमिट होते हैं। तो लेट्स एक्सप्लोर दिस HTTP पैकेट। ये ऐसे ही है कि आप यहाँ से जाके लिखते हैं फॉर एग्जांपल google.com, सॉरी, ये मैंने गूगल ओपन किया तो क्या हो रहा है, गूगल तो एक DNS डोमेन नेम है और इसके पीछे इसका कोई IP एड्रेस भी होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से देखता हूँ NS लुकअप की एक कमांड है, ये कमांड्स मैं आगे फिर आपसे दोबारा भी शेयर करूँगा। google.com, तो ये मुझे बता रहा है कि इसका जो IPv4 एड्रेस है वो ये है और इसका IPv6 एड्रेस ये है। तो जब भी मेरा कंप्यूटर गूगल से कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है इसके सर्वर के साथ, तो वो इस डेस्टिनेशन IP पे कम्युनिकेट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। वो अपने पैकेट्स इसको सेंड करता है। तो ये विद इन मिली सेकेंड्स ये कम्युनिकेशन हो रही होती है, इसलिए हमें एकदम से जैसे ही हम कोई चीज़ लिखते हैं तो हमें डेटा ट्रांसमिट होना शुरू हो जाता है, तो हम ये एक हमारा कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाता है। तो इसको हम अभी पैकेट ट्रेसर में देखेंगे कि पैकेट ट्रेसर में हम एक वेब सर्वर को अगर एक्सेस करते हैं तो पैकेट्स कैसे क्राफ्ट होते हैं, तो पैकेट्स कैसे बनते हैं और पैकेट्स कैसे आगे ट्रांसमिट होते हैं। ये डीप हमारी कह लें सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है कि हम पैकेट को डिटेल्ड देखना चाह रहे हैं। जनरली हम लोग यही चेक करते थे क्या ये आपस में कनेक्टेड है। फॉर एग्जांपल हम पिंग करते हैं और दूसरी साइड पे दूसरी डिवाइस को पिंग करते हैं और चेक करते हैं क्या ये पिंग हो रहे हैं। सॉरी, ये सिमुलेशन मोड में था तो मैं इसको देख सकता हूँ कि ये सक्सेसफुल था। तो यहाँ से इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर के साथ कनेक्टिविटी मौजूद है। नाउ कमिंग टू द एक्चुअल टॉपिक, ये हम इसमें क्या करेंगे, इसमें बेसिकली इस लैब में हम लोग HTTP पैकेट्स को एक्सप्लोर करेंगे। एक एप्लीकेशन है HTTP, हम उसके पैकेट्स को फिल्टर आउट करेंगे और उनको देखेंगे। तो सबसे पहले आपने जाना है सिमुलेशन मोड में। सिमुलेशन मोड में जाके आपने इसको मैं ऑन टॉप कर देता हूँ। सिमुलेशन मोड में जाके आपने फिल्टर कर लेना है। नॉर्मली आपके पास यहाँ से ये पहले से फिल्टर होगा, नहीं भी है तो आप एडिट फिल्टर्स पे क्लिक करें और यहाँ पे ये फिल्टर्स मेरे पास आ गए। तो आप जिस प्रोटोकॉल को फिल्टर आउट करना चाहते हैं, जैसे DNS की ट्रैफिक को फिल्टर आउट करना चाहते हैं, देखना चाह रहे हैं कौन से पैकेट्स जा रहे हैं, तो आप इसको सिलेक्ट कर लें। एट दिस स्टेज हमें HTTP के पैकेट्स को फिल्टर आउट करना है, तो हम ये वाला फिल्टर अप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख लें कि HTTP का फिल्टर अप्लाई हो गया। अब नेक्स्ट हमारा काम क्या था, ये तो हमने कर लिया। नेक्स्ट हमारा काम है हम जनरेट करें वेब ट्रैफिक। तो वेब ट्रैफिक जनरेट करने के लिए आपने क्या करना है, इस वेब क्लाइंट पे जाना है, इसके डेस्कटॉप को ओपन करना है, उसमें वेब ब्राउज़र को ओपन करना है और ये वाली वेबसाइट ओपन करनी है। मैं इस वेबसाइट को कॉपी कर लेता हूँ। ये है osi.local, ये डोमेन नेम है, जस्ट लाइक आपका google.com होता है। तो मैं इस वेबसाइट को यहाँ से ओपन करता हूँ। तो मैं जाता हूँ डेस्कटॉप में, ये कंप्यूटर है हमारा और इसके थ्रू मैं इस वेब सर्वर का को एक्सेस कर रहा हूँ। बेसिकली ये वेबसाइट इस सर्वर पे होस्टेड है। तो मैं इस वेब ब्राउज़र को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं वो URL जो है वो मैं लिख देता हूँ, osi.local। तो जैसे ही मैं गो प्रेस करूँगा तो ये एक, क्योंकि सिमुलेशन मोड में है तो ये अभी होल्ड कर रहा है। तो पुराने पैकेट ट्रेसर में इसी तरह कैप्चर एंड फॉरवर्ड का बटन था, यहाँ पे ये नेक्स्ट का बटन है कैप्चर एंड फॉरवर्ड का, इसको हम यूज़ कर रहे होंगे। तो प्रेफर्ड यही है कि आप अभी देखें कोई हमें रिस्पांस नहीं आया क्योंकि ये पैकेट्स सिमुलेट हो रहा है। यहाँ पे ये पैकेट अपनी मर्जी से नहीं जाएगा जब तक हम इसको कैप्चर एंड फॉरवर्ड प्रेस नहीं करेंगे। जैसे ही मैंने प्रेस किया तो यहाँ से देखें एक वेब क्लाइंट के पास एक पैकेट HTTP कंपोज हुआ और ये अभी ट्रांसमिट नहीं हुआ, अभी ये इस कंप्यूटर के पास मौजूद है और इसने इसको ट्रांसमिट करना है। तो पहला स्टेप हमने किया कैप्चर एंड फॉरवर्ड और साथ में हमने इस वेबसाइट को ओपन कर लिया। अब हम ये हमें कह रहा है कि आप ऐसा करें, लुक एट द वेब क्लाइंट वेब ब्राउज़र पेज, वहाँ पे कुछ आया है नहीं, यहाँ पे अभी कोई डिस्प्ले नहीं हुआ। और टाइप्स कॉलम में जाएं और सिमुलेशन पैनल में इवेंट लिस्ट में चले जाएं। अच्छा ठीक है, हम इवेंट लिस्ट को यहाँ से देख सकते हैं, ये हमारे पास इवेंट्स की लिस्ट है। तो 2 इवेंट्स आए हैं हमारे पास, ठीक है, और हम इन इवेंट्स को भी एक्सप्लोर करते हैं। एक इवेंट कंपोज हुआ, ये इवेंट आगे ट्रांसमिट होगा।
और इसमें अगर हम इसके ऊपर क्लिक करें तो आपके पास यहाँ पे ये फर्दर PDU की डिटेल्स ओपन होगी। तो यहाँ पे दो डिटेल्स होंगी, एक OSI मॉडल की डिटेल है जो 7 लेयर्स के हिसाब से दिखा रहा है, दूसरी हमारे पास आउटबोर्ड। मैं इसको अभी फर्स्ट वाले को एक्सप्लोर करना चाह रहा हूँ, ये वाला। अब इसमें देखें तो बेसिकली हमने एक वेब रिक्वेस्ट जनरेट की है, HTTP रिक्वेस्ट जनरेट की है। किसने जनरेट की? HTTP। मैं इसको लेयर वाइज इसको मैं देखना चाह रहा हूँ। तो फर्स्ट लेयर के ऊपर लेयर 7 पे क्या हुआ? द HTTP क्लाइंट सेंड्स HTTP रिक्वेस्ट टू द सर्वर, ठीक है। नेक्स्ट लेयर ने क्या किया? सेंट सेगमेंट इन्फॉर्मेशन सीक्वेंस नंबर 1 लगाया और एक्नॉलेजमेंट नंबर 1 लगाया और डेटा की जो लेंथ है वो 102 है। ये कहाँ पे हुआ? ये आपके इस लेयर पे हुआ, लेयर 4 के ऊपर उसने ये एक्शन परफॉर्म किया। नेक्स्ट डेस्टिनेशन IP ऐड किया गया। यहाँ पे अगर आप देखें तो सोर्स का IP क्या है? 192.168.1.1 जो कि इस कंप्यूटर का IP एड्रेस है, और डेस्टिनेशन का IP क्या है? 192.168.1.254 जो कि इस वेब सर्वर का IP एड्रेस है। तो मैंने आपको पहले कहा था कि थर्ड लेयर के ऊपर, नेटवर्क लेयर के ऊपर हमारा क्या होता है? IP एड्रेसेस ऐड हो जाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे IP एड्रेसेस ऐड हो गए। इसके बाद लेयर 2 के ऊपर ईथरनेट है। ये कनेक्टिविटी वायरलेस नहीं है, क्रॉस केबल लगी हुई है, डायरेक्ट ईथरनेट कनेक्टिविटी है, कोई स्विच भी नहीं है, नो इशू, डायरेक्ट कनेक्टिविटी है। तो इसके अंदर मैक एड्रेसेस हैं, जो आपने पहले AAA और CCC देखा था, ये एक्चुअल मैक है, एक सोर्स का है और एक डेस्टिनेशन का है, ठीक है। ये सोर्स का है और ये डेस्टिनेशन का है। फिर उसके बाद हम ये सारी इसके साथ डिटेल्स भी लिखी हुई हैं। लास्ट में देखें तो लेयर 1 के ऊपर एक्चुअल आपके पैकेट्स जाते हैं। तो अगर मैं इसका एक्चुअल PDU खोलने की कोशिश करूं तो यहाँ पे आपको मैं दिखा सकता हूँ। आप लोग भी इसी तरह से पैकेट्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ से बॉटम से शुरू करता हूँ। आपको आपकी एप्लीकेशन ने क्या डेटा कंपोज किया था? उसने एक HTTP रिक्वेस्ट जनरेट की थी और उसका साइज और ये सब कुछ यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। और इसके अंदर उसने कौन सा पेज रिक्वेस्ट किया था? OSI.local। तो यहाँ पे देखें तो स्टिल वो रिक्वेस्ट होल्ड हुई हुई है, क्योंकि हम पैकेट को खोल के देख रहे हैं कि क्या जा रहा है। अच्छा, नेक्स्ट अगर आप यहाँ से इस पैकेट, जब ये एप्लीकेशन लेयर ने इसको दिया ट्रांसपोर्ट लेयर को, तो TCP एक हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर का प्रोटोकॉल है, तो इसने सोर्स पोर्ट ऐड की 1025 और डेस्टिनेशन पोर्ट क्योंकि वेब सर्वर है तो 80 पोर्ट ऐड की, सीक्वेंस नंबर ऐड किया, एक्नॉलेजमेंट नंबर ऐड किया, इसी तरह विंडो साइज डिफाइन किया और कुछ और ऑप्शन सेट करने के बाद इसको ये हेडर ऐड कर दिया। लेकिन एक्चुअल डेटा वही है जो यहाँ से जा रहा है, उसके ऊपर ये TCP का हेडर ऐड अप हो गया। नेक्स्ट आपके पास आता है IP का हेडर। तो यहाँ से आप देखो तो ये वर्जन 4 का है, TCP IP वर्जन 4 है। और someone is trying to connect with me, क्या क्वेश्चन तो नहीं है? PDU stands for, someone is asking, PDU stands for protocol data unit। ये प्रोटोकॉल डेटा यूनिट हर जो लेयर है उसका अपना प्रोटोकॉल डेटा यूनिट बनेगा। ये सारे प्रोटोकॉल डेटा यूनिट्स हैं जो हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। ओके, स्क्रीन इज नॉट शोइंग, क्या कोई? ओके, स्क्रीन शेयर हो रही है, क्या आपके पास स्क्रीन नहीं आ रही? कैन समवन कंफर्म कि आपके पास स्क्रीन डिस्प्ले हो रही है, विजिबल है? ओके, दैट्स गुड। नेक्स्ट हम देख रहे थे IP हेडर के लिए। तो IP हेडर बेसिकली क्या है? जो IPv4 हम यूज़ कर रहे थे, इसमें सोर्स का IP एड्रेस होना चाहिए और वो ये यहाँ पे आ गया, और ये डेस्टिनेशन का IP एड्रेस है। इसी तरह जो ईथरनेट है इसमें मैक एड्रेसेस होने चाहिए, तो प्रॉब्ली यहाँ पे सोर्स का मैक एड्रेस है और यहाँ पे कहीं पे ये, अगर हम इसको ओपन कर दें तो शायद कहीं पे ये डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस है। बाकी डिटेल्स भी होंगी, FCS हमारा एरर चेकिंग का कोड है, ये सारी चीज़ें हम इसमें एक्सप्लोर करके देख सकते हैं। तो अब नेक्स्ट हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है कि हम इस पैकेट को फ्लो करके देखें कि जब ये रिसीव होता है तो कैसे रिसीव होगा और जब रिस्पांस आएगा तो क्या आएगा। ये मैंने ट्रांसमिशन साइट पे पैकेट खोला, उसको एक्सप्लोर किया, उसमें से आपको चीज़ें बताई। तो जब हम नेक्स्ट इस पैकेट को सेंड करेंगे, कैप्चर एंड फॉरवर्ड करेंगे, तो यहाँ से देखें कि ये पैकेट आप इसके पास रिसीव हो गया। तो ये वही कॉपी है जो यहाँ पे बनी थी और ये कॉपी यहाँ पे रिसीव हो गई। मेरा इंटरेस्ट है जो रिसीव होगा, ये जो रिप्लाई पैकेट आया है, अब ये वेब सर्वर की तरफ से रिस्पांस आया है वेब क्लाइंट की तरफ। मैं इस पैकेट को ओपन करता हूँ, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ
डबल क्लिक किया तो यहाँ से देखें अब इस कम्युनिकेशन का सोर्स कौन होना चाहिए, हमारा ये सर्वर होना चाहिए, और डेस्टिनेशन कौन होना चाहिए, वेब क्लाइंट, क्योंकि ये रिस्पांस आ रहा है। तो हम अगर इसकी एप्लीकेशन लेयर में देखें कि क्या चीज़ है, यस, तो ये हमारे पास ये डेटा आया, ये वो डेटा है जो उसने वापस भेजा। कनेक्शन प्रॉब्ली इस्टेब्लिश हो चुका है। इसमें भी वही चीज़ें हैं, जैसे देखें सोर्स का पोर्ट नंबर जो है 80 है, क्योंकि अब ये सोर्स वेब सर्वर है और डेस्टिनेशन ये वाली एप्लीकेशन है, तो उसने एप्लीकेशन का नंबर 1025 पोर्ट नंबर डाला और यहाँ से एप्लीकेशन वेब सर्वर का पोर्ट नंबर डाला, सीक्वेंस नंबर इसने अपना 1 डाला और एक्नॉलेज कर दिया उसका पिछला पैकेट, और उससे कहा कि नेक्स्ट पैकेट्स सेंड करो। अब देखिए इसमें सोर्स आईपी जो है 192.168.254 है और इसका डेस्टिनेशन आईपी जो है वो 192.168.1.1 है, और ये जो पैकेट है वो यहाँ से इस तरफ फ्लो किया। ईथरनेट में जाएं तो आपके पास सोर्स का जो मैक एड्रेस है वो ये जो डी था ये इसका मैक एड्रेस था, और ये जो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस था वो इस क्लाइंट का था। अब ये पैकेट वहाँ से इधर रिवर्स बैक हमें रिसीव हो रहा है। तो आप अपने पास इस लैब को ओपन करके इसकी सारे 1 बाय 1 ये जो इवेंट लिस्ट है, यहाँ से हर इवेंट को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं कि ये कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं। इसमें वैसे काफ़ी टाइम हो चुका है, मैं कोशिश करता हूँ इसको जल्द अज जल्द कंक्लूड कर लूँ। हम अपनी एक्टिविटी विंडो में जाते हैं, लेट्स सी कि हमने और क्या चीज़ें इसमें देखनी हैं। सो फार हमने सोर्स से डेस्टिनेशन और डेस्टिनेशन से सोर्स का पैकेट एक्सप्लोर कर दिया। ओके, ये भी हमने कर दिया। एड्रेसेस को भी हमने डिस्कस कर लिया है। ओके, आखिर में एक चैलेंजिंग क्वेश्चन है कि यार ये तो मैंने नेम बेस्ड कम्युनिकेशन की थी, इसको कैसे पता चला कि सोर्स का ये जो आपने डेस्टिनेशन एक्सेस किया www.osi.local इसका आईपी एड्रेस क्या था और ये कब हुआ, क्योंकि हमने ये वाले पैकेट्स डीएनएस के फिल्टर नहीं किए थे, तो इस वजह से वो हमें विजिबल नहीं है। तो लेट्स अगेन हम जाते हैं एडिट फिल्टर्स में और यहाँ से हम डीएनएस के पैकेट्स को भी फिल्टर कर लेते हैं ताकि हम देख सकें कि वो पैकेट्स कब गए और उनकी क्या डिटेल्स हैं। तो मैं जैसे ही ये मैंने डीएनएस सेलेक्ट किया तो आप यहाँ से देख सकेंगे कि सबसे पहला जो कम्युनिकेशन हुई थी वो डीएनएस की हुई थी। जब हम स्टार्ट कर रहे थे तो सबसे पहले डीएनएस ने एचटीटीपी पैकेट तो बाद में गए 4 सेकंड, मैं इसको 4 सेकंड कहता हूँ, ये 0.004 सेकंड है। तो जब 0.004 सेकंड पे एचटीटीपी मैसेज गया था तो उस टाइम पे उसको इसका आईपी पता था। तो कैसे पता चला, इससे पहले डीएनएस के 3 मैसेजेस एक्सचेंज हुए। जैसे इसने पहला ये मैसेज कंपोज किया, इसने ये मैसेज सेंड किया, तो इस मैसेज को हम खोलते हैं जिसमें ये वेब क्लाइंट सोर्स है और किस डिवाइस पे ये रिसीव हुआ, डीएनएस सर्वर के ऊपर, और इस नेटवर्क में यही डीएनएस सर्वर भी है। इसको भी मैं आपको दिखा सकता हूँ कि ये जो सर्वर है ये हमें वेब सर्विसेज भी इसके ऊपर ऑन है और इसके ऊपर इसकी डीएनएस सर्विसेज भी ऑन है, और इसके अंदर ये डीएनएस एंट्री मौजूद है जिसके थ्रू पता चलता है कि इस डोमेन नेम का जो आईपी एड्रेस है ये वो ये डीएनएस सर्वर होता है। ठीक है, तो हम यहाँ से इस पैकेट को ये वाला जो हमारा पैकेट गया था हम इसको खोल के देख रहे हैं कि इसके अंदर क्या इन्फॉर्मेशन गई। तो मैं अगर डीएनएस पैकेट को यहाँ से एक्सप्लोर करता हूँ तो मैं इसका इनबाउंड पीडीयू देखता हूँ, तो यहाँ पे मैं इसको देख सकता हूँ कि जो डीएनएस क्यूरी जनरेट हुई थी वो किस नेम के बारे में हुई थी, www.osi.local के बारे में जनरेट हुई थी, और इसने इसके रिस्पॉन्स में इसको क्या रिटर्न किया, बाकी सारी वही पीडीयू की डिटेल्स होंगी जस्ट लाइक। अब जब वेब सर्वर ने रिटर्न किया तो उसने इसको इसका जो एड्रेस था वो रिटर्न किया। अब अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे देखिए वही क्यूरी जो यहाँ से रिसीव हुई थी, डीएनएस आंसर रिसीव हुआ, पहले हमारी क्यूरी गई थी, अब हमें डीएनएस आंसर रिसीव हो रहा है सर्वर की तरफ से, और उसमें जो हमें आईपी एड्रेस रिटर्न किया गया वो प्रॉब्ली इसकी कहीं इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ये उसने रिटर्न किया कि तुम जिस नेम के बारे में बात कर रहे थे वो उसका आईपी एड्रेस ये। मैं आपको एक और छोटा सा सिमुलेट करके बताता हूँ इसी उसके हिसाब से। मैं इसको ऑटो प्ले कर देता हूँ, इसको हम कंक्लूड कर लेते हैं, इसको हम डिलीट करते हैं। मैं एक और वेबसाइट ओपन करता हूँ,
बिल्कुल अपनी इसको कंक्लूड करने के लिए मैं यहाँ से फेसबुक खोलता हूँ, facebook.com। तो क्या होगा जी, चैट में कौन आंसर कर सकते हैं, क्या फेसबुक खुल जाएगा, क्या फेसबुक का आईपी रिटर्न होगा, क्या होगा, यू कैन चैट। ओके, सो फॉर मैंने facebook.com ओपन किया, गो का बटन प्रेस करने जा रहा हूँ, सारे तकरीबन कह रहे हैं कि यार ये तो फेसबुक नहीं आएगा और फेसबुक यहाँ से खुल ही नहीं सकता। क्यों नहीं खुल सकता, वी आर इन अ सिमुलेटर और हमारे पास एक्चुअल इंटरनेट नहीं है। लेकिन अगर मैं अपने ब्राउज़र में से जाके फेसबुक खोलूँगा तो डेफिनेटली वो खुलेगा क्योंकि मैं कनेक्टेड हूँ। लेकिन मेरा जो इसमें आपको बताने का मकसद था कि क्या ये क्यूरी भी जाएगी नहीं जाएगी, जो हम बातें कर रहे हैं इस लैब के हिसाब से क्या ऐसे ही होता है। तो मैं आपको यही चीज़ दोबारा सिमुलेट करके बताता हूँ। तो मैं इसको गो करता हूँ और यहाँ से देखें डीएनएस का पैकेट बना, मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ और फेसबुक का जो आईपी है वो इसके पास नहीं है तो वो रिटर्न नहीं कर सकता, लेकिन रिक्वेस्ट उसके पास सर्वर के पास जा रही है। तो मैं जब इस पैकेट के इसके ऊपर आता हूँ पीडीयू के ऊपर जो एक्चुअली ट्रांसमिट हो रहा है ओवर द नेटवर्क, तो इसकी मैं अगर रिक्वेस्ट देखूँ तो ये कह रहा है कि facebook.com का मुझे आईपी रिटर्न करो, दिस इज़ अ डीएनएस क्यूरी। तो यहाँ पे उसने बेसिकली वो रिटर्न करना है। तो मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ और वेट करता हूँ कि देखते हैं क्या फाइनल क्या है। ओके, फाइनली हमें एक पैकेट रिसीव हो गया वेब सर्वर की तरफ से, हम उसको खोलते हैं। दिस इज़ बेसिकली एक्सप्लोरिंग और ट्रेसिंग द पैकेट्स। तो हम इस पैकेट को देखें तो इसके अंदर एप्लीकेशन लेयर में देयर इज़ नो आईपी एड्रेस रिटर्न, कोई आईपी नहीं आया भाई। क्यों नहीं आया, उसने एक्सक्यूज कर दिया, सॉरी कि ये मेरे पास डीएनएस के अंदर क्यूरी कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है कि मैं तुम्हें बता सकूं कि मैं ये फेसबुक का आईपी क्या है। तो अगर ये इंटरनेट के साथ कनेक्टेड सर्वर होता डीएनएस का तो ये यहाँ से क्यूरी कर लेता, इसको रिकर्सिव क्यूरी कहते हैं। इंटरनेट के डीएनएस के साथ जो डिफरेंट डीएनएस हैं, रूट सर्वर्स होते हैं, उनके थ्रू कि ये मुझे बताओ कि फेसबुक का डीएनएस, फेसबुक का जो आईपी एड्रेस है वो क्या है। तो एट दिस स्टेज हमने कोशिश की है कि हम टीसीपी और ओएसआई मॉडल के हिसाब से हम एक इन्वेस्टिगेट करेंगे पैकेट्स किस तरह से एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस की तरफ ट्रांसमिट होते हैं और उसकी क्या डिटेल्स होती हैं। ऑलमोस्ट यार बहुत ही, अगर मैं इसको कहूँ कि प्रिसाइज ये लेक्चर है, इसमें जो भी जनरली स्पीकिंग जो भी क्वेश्चन आपके होते हैं, जनरल क्वेश्चन कि हमारा इंटरनेट कैसे चलता है, हमारे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे कैसे कम्युनिकेशन होती है, वो हमने इसको कवर किया। और ये बहुत ही कह लें एक एब्स्ट्रैक्ट लेवल है। आगे हम हर चैप्टर में डिटेल से डिस्कस करेंगे कि हमारे किस तरह से पैकेट्स ओवर द इंटरनेट कम्युनिकेट होते हैं और बीच में जब हम राउटर्स को ऐड करेंगे और स्विचेस को ऐड करेंगे तो हम फर्दर भी एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे हमारे नेटवर्क के ऊपर कम्युनिकेशन हो रही होती है। मैं इस लेक्चर को यहाँ पे कंक्लूड करता हूँ। आपने इसकी कोई कंप्लीशन नहीं है इस लैब की, जस्ट यू हैव टू एक्सप्लोर एंड अंडरस्टैंड इस एक्टिविटी विंडो के जो डिटेल्स हैं इसके मुताबिक आपने अंडरस्टैंड करना है। तो आप लोगों के लिए इट्स नॉट एन असाइनमेंट ऑफिशियल, लेकिन आप लोगों के पास क्योंकि ये लैब अवेलेबल है तो आप अपनी कन्वीनियंस पे इस लैब को ज़रूर अटैम्प्ट करें ताकि आपकी थोड़ी पैकेट्स की जो अंडरस्टैंडिंग है वो हो जाए।